कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब नहीं मिली। भूखों मरने से बचने के लिए मैं अपने गांव वापस आ गया और एक छोटा सा सुपरमार्केट खोल लिया। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पहला कस्टमर आर्मर पहने एक फीमेल जनरल होगी। क्या तुम यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग कर रही हो? हे लिनलांग को शूटिंग का मतलब समझ नहीं आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास पेट भरने के लिए कोई खाना है? मैं थोड़ा हैरान था। सामने रखे इंस्टेंट नूडल्स, स्नैक्स और ब्रेड। क्या ये खाना नहीं है? पर हाँ, शूटिंग में काफी फिजिकल एक्टिविटी होती है, शायद उसे ये सब हैवी नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा पक्का उसे ये सब हैवी नहीं लगता। तो मैंने काउंटर के नीचे से 400 रुपीस तो बहुत सस्ते हैं। तो उसने आराम से एक सिल्वर इंगॉट फेंक दिया। चेंज की जरूरत नहीं है, मैं आगे भी आऊंगी, ये कहकर उसने दोनों बॉक्सेस उठाए और वहां से गायब हो गई। मैं बिल्कुल शॉप में अपने हाथ में रखे उस सिल्वर इंगॉट को घूर रहा था। क्या मैंने कोई भूत देखा है? पर वो सिल्वर इंगॉट काफी हैवी था, बिल्कुल रियल सॉलिड मेटल का फील। तो मैंने अपना सुपरमार्केट बंद किया और सीधा पॉन शॉप चला गया। पॉन शॉप के बॉस ने देखते ही उसकी कीमत 600 रुपीज लगा दी। उस औरत ने जो कंप्रेस बिस्किट्स खरीदे थे उनकी कॉस्ट तो बस 300 रुपीज थी। सीधा 5700 का नेट प्रॉफिट। उस औरत की ये बात याद करके कि वो आगे भी आएगी, मैंने बिना सोचे मिक्स्ड फ्लेवर्स वाले कंप्रेस बिस्किट्स के डीप एक्सेस और ऑर्डर कर दिए। थोड़ा रिस्क लेते हैं, क्या पता साइकिल से सीधा मोटरसाइकिल मिल जाए। दूसरी तरफ हे लिनलांग उन बिस्किट के बॉक्सेस को पकड़े सुपरमार्केट के बाहर खड़ी थी। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। वो आधे यकीन और आधे शक के साथ उन बिस्किट्स को लेकर डेजर्ट के बॉर्डर पर बने अपने सिटी वापस आई और चलते चलते उसने ऑर्डर दिया, डॉक्टर शेन को बुलाओ। जब डॉक्टर शेन दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो हे लिनलांग के सामने रखे उन कंप्रेस्ड बिस्किट्स को देखकर उनके होश उड़ गए। तभी हे लिनलांग ने एक कंप्रेस्ड बिस्किट का पैकेट निकाला, उसे फाड़ा और उनकी तरफ बढ़ा दिया। जरा चेक करो, कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं है? डॉक्टर शेन पूरी तरह कंफ्यूज थे, पर उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने उसे सूंघा और थोड़ा सा टेस्ट किया, फिर एक बोल पानी मंगवाकर उसे उसमें भिगोया। पूरी तरह से डिटेल में टेस्ट करने के बाद वो खुशी से चिल्ला पड़े, यंग जनरल, इसमें कोई पॉइजन नहीं है और ये सच में बहुत टेस्टी है। ये आप कहां से लाई हैं? डॉक्टर शेन पूरी तरह से रेस्पेक्ट के साथ हे लिनलांग को देख रहे थे। जब से वहां सिर्फ उड़ती हुई रेत थी, पानी और खाने की बहुत कमी थी और बैकअप सप्लाईज भी नहीं पहुंच पा रही थी। योंगजो अब गिर चुका था और आर्मी पूरी तरह से फंस चुकी थी। हे लिनलांग ने तुरंत ऑर्डर दिया, सभी स्क्वाड्स को ऑर्डर दो कि अपना सिल्वर और गोल्ड इकट्ठा करें, हम ये आइटम्स खरीदने जाएंगे। उसका सब जनरल ऑर्डर फॉलो करने के लिए मुड़ गया। पर डॉक्टर शेन के लिए ये बात किसी एलियन लैंग्वेज जैसी थी। खरीदने ये चीजें खरीद कर लाई गई हैं। हे लिनलांग ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, एक छोटी सी आले से खरीदी है। डॉक्टर शेन को यकीन नहीं हो रहा था, एक छोटी सी आले से खरीदा गया है। उस आले में क्या यहाँ पर अभी भी कोई मर्चेंट्स बचे हैं? जनरल के चेहरे पर टेंशन थी। जनरल, ऐसी चीजें हमने पहले कभी नहीं देखी और वैसे भी ये जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है, सारे सिविलियंस भाग चुके हैं, तो यहाँ अब मर्चेंट्स कहां से आएंगे? कुछ तो अजीब है यहाँ, और जहाँ अजीब चीजें होती है वहां अतरा होता है। जनरल, थोड़ा संभल कर रहिए। वहां मौजूद सभी लोग ही लिनलांग को समझाने लगे। उसने अपने दोनों डेप्यूटीज की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, क्या तुम्हारे पास खाना और पानी लाने का कोई और तरीका है? सब जनरल ने अपने सूखे और फटे हुए होठ बंद कर लिए। उसकी ये आमोशी चीख चीख कर उनकी मजबूरी बयान कर रही थी। इस मुसीबत के वक्त उनके पास एक चांस लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी कमांडर वापस आ गए हैं, हे जॉजियांग, जो कि अब मिडिल एज में थे, पर उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल थी। अंदर आते ही उनकी नजर टेबल पर रखे उन पेपर बॉक्सेस पर गई। मैंने सुना है तुम सिल्वर कलेक्ट करवा रही हो कुछ खरीदने के लिए। हे लिनलांग ने आगे बढ़कर रिस्पेक्ट से सैल्यूट किया। कमांडर, ये वो खाना है जो मैं एक छोटी सी एले से खरीद कर लाई हूँ। डॉक्टर शेन ने इसका चेकअप कर लिया है, इसमें कोई पॉइजन नहीं। डॉक्टर शेन ने तुरंत सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ, ये खाने के लिए बिल्कुल सेफ है, कोई पॉइजन नहीं है। हे जॉजियांग ने उन अजीब से पेपर बॉक्सेस और उनके अंदर रखे बिस्किट्स को देखा और बिना वक्त बर्बाद किए ऑर्डर दिया। अब हेलो गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है और मैंने सारे मैचेस एक ऐप के थ्रू फॉलो किए हैं, जिसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच स्केड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से बेहतरीन कमाई करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने कैश प्राइजेस और एप्पल प्रोडक्ट्स के गिवअवेज किए हैं। यही है एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बहुत अच्छा बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप 70,000 रुपीज तक का बोनस इजीली ले सकते हो हमारे प्रोमो कोड एनीबाईटी के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग जर्नी
अभी से रेडी करो, अपने साथ एक टीम लो और पहले चलकर वहां का मुआयना करो। हे लिनलांग ने तुरंत ऑर्डर माना और 30 फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स के साथ उस एले में पहुंच गई। उस अजीब से डोर कर्टन के सामने खड़ी होकर उसने इशारा किया और अंदर चली गई। 30 लोग भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़े, पर अगले ही पल हे लिनलांग हैरान रह गई। सिर्फ वो अकेली ही अंदर आई थी, बाकी लोग कहां गए? बाहर वो सोल्जर्स खंडहर के बीच एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कहां है वो शॉप? कहां है मर्चेंट? नहीं वेट, हमारी जनरल कहां है? सारे सोल्जर्स घबराकर आसपास ढूंढने लगे, पर वहां टूटी दीवारों और मलबे के अलावा कुछ नहीं था। कैप्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया, आधे लोग यहां रुको, बाकी मेरे साथ आओ, कमांडर को रिपोर्ट करनी है। वो लोग निकलने ही वाले थे कि तभी हे लिनलांग उस डोर कर्टन से बाहर आती हुई दिखाई दी, बिल्कुल कंफ्यूज होके। तुम लोग अंदर क्यों नहीं आए? वहां सबकी रूह कांप गई। कैप्टन ने डरते हुए अपना थूक निगला और बोला, जनरल, हम अंदर गए थे, पर वहां सिर्फ खंडहर है, ना कोई सिल्वर है और ना ही कोई शॉप। हे लिनलांग पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार फिर ट्राई करो। हे लिनलांग ने सबके साथ मिलकर कई बार ट्राई किया, पर रिजल्ट वही निकला, सिर्फ वो ही उस सुपरमार्केट के अंदर जा सकती थी। अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था, शायद वो शॉप सिर्फ उसी को दिखाई देती थी, इसलिए उसने सोल्जर से वो सिल्वर और कॉपर कॉइन्स लिए और एक बार फिर अकेली अंदर चली गई। पर अंदर घुसते ही वो सीधा मुझसे अटकराई। मैंने पिछले दरवाजे के सेंसर की वेलकम वाली रिकॉर्डिंग कई बार सुन ली थी। बार बार बजने की वजह से मैं इरिटेट हो गया था और रिजल्ट, मैं सीधा हे लिनलांग से टकरा गया और उसके हाथ में जो तलवार थी उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। तुम आ गई। हे लिनलांग ने देखा कि मेरी नजर डर के मारे उसकी तलवार पर अटकी हुई है, तो उसने तुरंत एक्सप्लेन किया, मैं कुछ खरीदने आई हूं। हे लिनलांग ने वो सिल्वर और कॉपर कॉइन्स काउंटर पर रख दिए। इनसे पिछली बार जैसे कितने बिस्किट्स और पानी मिल सकते हैं। काउंटर पर बिखरे उन सिल्वर और कॉपर कॉइन्स को देखकर मेरी नजर उन 2 सिल्वर इंगॉट्स पर अटक गई। ये दोनों इंगॉट्स पिछली बार वाले से बड़े थे और उनके साथ छोटे सिल्वर पीसेस और कॉपर कॉइन्स ये देखने में ही बहुत ज्यादा लग रहे थे। मैंने जोर से थूक निगला, खुद को शांत रखने की कोशिश की और कॉर्नर की तरफ इशारा किया। वो अभी अभी आए 20 बॉक्सेस कंप्रेस्ड बिस्किट्स और पानी, तुम वो सब ले जाओ, अभी मेरे पास बस इतना ही है। हे लिनलांग ने हाँ में सिर हिलाया और मेन पॉइंट पर आते हुए बोली, तो अगली बार जब मैं आऊंगी क्या तुम और ज्यादा बॉक्सेस अरेंज कर सकते हो? से 50 बॉक्सेस चलेगा? मैंने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी, नो प्रॉब्लम, तुम बस लेने आ जाना। अंदर ही अंदर थोड़ी गिल्ट फील हो रही थी, तो मैंने पीछे स्टोर रूम से कुछ बॉक्सेस, इंस्टेंट नूडल्स और कुछ लंचन मीट कैंस भी निकाल लिए। थोड़ा सोचने के बाद मैंने एयरबोतल लिकर की एक बोतल भी उसे पकड़ा दी। हे लिनलांग ने अपनी तलवार वापस कवर में डाली और कई बार चक्कर लगाकर वो सारा सामान पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल लिया। जब वो चली गई और सारा सामान वहां से हट गया, मैंने शांति का सांस लिया, सुपरमार्केट का मेन डोर बंद किया और सीधा पॉन शॉप निकल गया। जाने से पहले मैंने उन सिल्वर कॉइन्स को अच्छे से चेक किया था। सिल्वर इंगॉट्स के ऊपर स्टैम्प्स लगे हुए थे, टोटल 3 अलग डिजाइन के। मैंने हर डिजाइन का एक एक उठा लिया और बचे हुए छोटे सिल्वर पीसेस में से बस एक छोटा टुकड़ा रखा, बाकी सब सेफली छुपा दिए और फिर मैं निकल पड़ा। पॉन शॉप के बॉस कुई श्यान ने मुझे देखते ही एक्साइटमेंट में आके जल्दी से खड़े होकर मेरा वेलकम किया। सर आइए आइए बैठिए, शाओयुए जल्दी चाय लाओ। सर आए हैं, बैठिए। शाओयुए जल्दी चाय लाओ। मैंने हाथ हिलाकर मना किया और सीधा सिल्वर इंगॉट्स निकालकर टेबल पर रख दिए, बिना फालतू बात किए। जरा बताओ इनकी वैल्यू कितनी होगी? जैसे ही उसने मुझे सिल्वर इंगॉट्स टेबल पर आराम से फेंकते देखा, उसने थोड़ा दर्द महसूस करते हुए याद दिलाया, आराम से आराम से, ये काफी रेयर चीज है। पूरा चेक करने के बाद वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बोला, ये दोनों सिल्वर इंगॉट्स 10 तैल के हैं और इनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। मैं इन्हें तेंसाज पर पीस के हिसाब से लूंगा, कैसा रहेगा? मैंने तुरंत वो इंगॉट्स वापस खींचे और 3 कॉपर कॉइन्स टेबल पर फेंक दिए। एक बार इनको भी देख लीजिए। उन कॉपर कॉइन्स को देखते ही कुई शांग के माथे पर शिकन आ गई। उसने इतने सालों से पॉन शॉप चलाई थी तो वो इस मार्केट का एक्सपर्ट था, पर उन 3 कॉपर कॉइन्स पर बने डिजाइन और पैटर्न्स उसने पहले कभी नहीं देखे। लेकिन एक बात जो और भी अजीब थी वो ये कि इन 3 कॉपर कॉइन्स की सरफेस बिल्कुल शाइनी थी, जैसे इनका रेगुलरली यूज किया गया हो। ये देखने में फेक भी नहीं लग रहे थे। क्या ये किसी ऐसे छोटे समय के एम्पायर के थे जिसके कॉइन्स हिस्ट्री में रिकॉर्ड ही ना हुए हों? रेयर चीजें हमेशा कीमती होती है। अगर ये कॉपर कॉइन्स रियल निकले तो इनकी वैल्यू इजीली बहुत हाई हो सकती है। कुई शांग के दिल में लालच आ गया, पर उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और पूछा, सर क्या आपके घर में ऐसे और भी कॉपर कॉइन्स हैं? मैंने भी उसको घुमाते हुए जवाब दिया, अगर मैं इन्हें लाया हूं तो आप बस इन्हें चेक कीजिए, प्राइस सही लगा तो दे दूंगा, वरना अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये बोलकर मैंने दिल में चुपचाप आद किया, कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये भूत ने दिए हैं। कुई शांग के होठ थोड़े हिले। उसने कॉपर कॉइन्स को बहुत ध्यान से देखा, पर वो अभी भी किसी फाइनल फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था। मुझे एग्जैक्ट श्योर नहीं हो रहा सर, मैं इनके बारे में 100% कंफर्म नहीं हूं। एक काम करते हैं, ये दोनों सिल्वर इंगॉट्स मैं
ले लेता हूँ और इन 3 कॉपर कॉइन्स की फोटोज में अपने टीचर को दिखाता हूँ। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको कॉल कर लूंगा। मैं थोड़ा चौंक गया। टीचर, मेरी ऐसी शक्ल देखकर कुई शांग ने एक फीकी मुस्कान दी। मैं एंटिक्विटीज अप्रेजल में ग्रेजुएट हूँ और मेरे टीचर इस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट है। ये सुनकर मेरे दिल में थोड़ी सिंपैथी आ गई। सही बात है यार, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने उसको देखा जब वो अपने फोन से उन कॉपर कॉइन्स की कई फोटोज ले रहा था। फिर आखिर में उसने कॉइन्स मुझे वापस कर दिए और अगले ही सेकंड उसने देखा कि मैंने एक और छोटा सिल्वर का टुकड़ा निकाल लिया। इस बार बिना मेरे बोले ही चुई शांग ने उसे ले लिया। अपने हाथ में उसका वेट चेक किया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने हाथ में उसका वजन महसूस किया और कॉन्फिडेंस के साथ बोला, ये प्योर सिल्वर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सुकून की सांस ली और अपने छोटे सिल्वर पीसेस और कॉपर कॉइन्स वापस रख लिए। फिर मैंने वो दोनों बड़े सिल्वर इंगोट्स बेच दिए और उन 20,000 रुपीस को लेकर पॉन शॉप से निकल गया। घर वापस जाते वक्त मैं सोचने लगा, इस स्पीड से तो मुझे यकीन है कि आगे भी वो जनरल ट्रांजैक्शंस के लिए आएगी। अगर ऐसे 2-4 डील्स और हो गए तो मेरे इस साल का प्रॉफिट गोल वैसे ही पूरा हो जाएगा। जॉब क्यों ढूंढनी है, मुझे तो अब कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एक सेफ बेचने वाली दुकान के पास से गुजरते हुए मैं पता नहीं किस धुन में उस दुकान के अंदर चला गया और एक सेफ खरीद लिया। घर में अब सिल्वर, कॉपर और इतनी सारी कीमती चीजें जमा होने लगी हैं। एक सेफ होना सच में जरूरी है। कुछ खाना पक करवा के जब मैं घर पहुंचा तो सेफ की डिलीवरी भी तभी हुई। पेट भर के मैंने तुरंत उन सारी कीमती चीजों को उठाया और सेफ में लॉक कर दिया और उसके बाद अपना हिसाब किताब शुरू किया। हे लिनलांग को दिए गए सामान की टोटल कॉस्ट सिर्फ 3,700 रुपीस थी और आज की मेरी टोटल सेल्स पूरे 4,000 रुपीस की हुई। सीधा तारवे था 700 रुपीस का नेट प्रॉफिट और इसमें मैंने अभी तक वो बचे हुए छोटे सिल्वर पीसेस और कॉपर कॉइन्स अद नहीं किए हैं। इनसेन प्रॉफिट है ये। इन पैसे के सामने अगर भूत से भी डील करनी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, बस पैसे छापते रहो। मैं इन्हीं कैलकुलेशंस के बारे में सोचता रहा और हंसते हंसते सो गया। पर वहां हे लिनलांग की दुनिया में तहलका मच चुका था। खरीद कर लाए गए बिस्किट्स और पानी को फिर से डॉक्टर शेन ने टेस्ट किया था और रिजल्ट वही था, बिल्कुल सेफ, कोई पॉइजन नहीं। लेकिन सब लोगों के मन में अभी भी एक बड़ा सवाल गूंज रहा था। वो शॉप सिर्फ और सिर्फ हे लिनलांग को दिखाई दे रही थी और उस शॉप का मालिक एक पतला दुबला, छोटे कपड़े पहने हुए एक बहुत ही हैंडसम यंग लग रहा था, जबकि बाकी सबको वहां उस दरवाजे के अंदर बस खंडर नजर आ रहा था। ये कोई इल्यूजन तो नहीं हो सकता? अगर ये जादू टोना होता तो इतना सारा सामान सच में हमारे पास कैसे आ जाता? सारी आर्मी इस बारे में बात कर रही थी। किसी ने अजीब सी थ्योरी दी, क्या ये कोई मिराज तो नहीं? तभी किसी और ने चैलेंज किया, तुमने कभी ऐसी मिराज देखी है जिसको तुम छू सको और वहां से सामान खरीद सको? पर ये कहानियां तो सदियों से चलती आ रही हैं। हमने नहीं देखा तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ऐसा नहीं होता। ये पॉइंट वैलिड था। सब एकदम चुप हो गए। पर कमांडर हे जाओजांग ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते थे। उन्होंने हे लिनलांग की तरफ देखकर कहा, कल तुम और लोगों को लेकर जाना और जितना ज्यादा खाना और पानी हो सके खरीद कर लाना, और हाँ, उससे पूछना कि वो शॉप वहां और कितने दिनों तक रहेगी। हे लिनलांग ने हाँ कहा और तुरंत अपनी प्रिपरेशंस में लग गई। हे जाओजांग ने अपने पास खैरे सब जनरल की तरफ देखा और गहरी आवाज में बोले, अगर कल सच में इतना सारा खाना और पानी आ गया तो हम सीज के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सुनते ही वहां सब खुश हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। अगली सुबह मैं फुल एनर्जी के साथ उठा और ग्राउंड फ्लोर पर सामान रिसीव करने चला गया। जो डिलीवरी बॉस सामान देने आया था वो सालों से मेरे पेरेंट्स के साथ बिजनेस कर रहा था। इतना सारा स्टॉक देखकर उससे रहा नहीं गया और पूछने लगा, भाई इतने सारे कंप्रेस्ड बिस्किट्स और पानी का क्या करोगे? कोई नया बड़ा क्लाइंट मिला है क्या? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ समझ लो वैसा ही कुछ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए। हाँ, जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग चल रही है। हर किसी को अपने साथ कंप्रेस्ड बिस्किट्स और मिनरल वाटर कैरी करना पड़ेगा। डिमांड बहुत ज्यादा है। इस लॉजिकल एक्सक्यूज से उस डिलीवरी बॉस के डाउट्स क्लियर हो गए और उसने फटाफट सामान उतारना शुरू कर दिया। सामान उतारने के बाद मैंने एक राहत की सांस ली। कहीं कोई रैंडम कस्टमर ही लिनलांग के राज को एक्सपोज न कर दे, इसलिए मैंने आज फ्रंट डोर लॉक ही रखा। थोड़ी ही देर बाद सुपरमार्केट के सेंसर की आवाज आई। हे लिनलांग अंदर आ चुकी थी। दरवाजे के पास कंप्रेस्ड बिस्किट्स और पानी के बॉक्सेस के अंबार को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने मेरी तरफ देखा, सब रेडी है, इतना काफी है। हे लिनलांग ने तुरंत पैसे नहीं दिए, बल्कि वो सुपरमार्केट में एक राउंड घूमने लगी और पूछा, हमारी इस शॉप में जितने भी खाने पीने के आइटम्स हैं उनमें से सबसे हैवी और पेट भरने वाला कौन सा है? मैंने बिना सोचे सीधा कंप्रेस्ड बिस्किट्स की तरफ इशारा किया। ये ले जाने में आसान और पेट भरने
करने के लिए सबसे बेस्ट। ये मिलिट्री ग्रेड रेशन है, फील्ड में मार्चिंग के टाइम सोल्जर्स यही यूज करते हैं। हे लिनलांग ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तुम ऐसे और कितने अरेंज कर सकते हो? ये सुनते ही मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। हे लिनलांग ये सुनकर हैरान रह गई और उसकी नजरें पूरे सुपरमार्केट को स्कैन करने लगी। उसकी नजर ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते देखकर मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया, ऊपर मैं रहता हूं और ये सब मैं थोड़ी बनाता हूं, ये सीधा फैक्ट्री से आता है। मतलब जैसे तुम्हारे जमाने में वर्कशॉप होती है ना, वहां से सप्लाई आती है। हे लिनलांग ने पिछली रात पहले ही अपनी आर्मी के नंबर्स कैलकुलेट कर लिए थे, तो उसने सीधा ऑर्डर दी, मुझे 5000 बॉक्स कंप्रेस बिस्किट्स और 5000 बॉक्स पानी चाहिए। ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कस्टमर तो बहुत खतरनाक है, सीधा 10,000 बॉक्सेस का ऑर्डर। ये तो मूवीज वाला सीन हो गया, एक ही बार में इतना बड़ा जैकपॉट। पर उसी वक्त मुझे एक गड़बड़ का एहसास हुआ। अगर ये सच में कोई गोश्त नहीं है तो एक पुरानी सदी का इंसान इतने सारे राशंस क्यों खरीद रहा है? और उसके कपड़े देखो, ये तो बिल्कुल वार पर जाने वाली सिचुएशन लग रही है। क्या सच में? हे लिनलांग को पहले से ही अंदाजा था कि मेरी हालत क्या होगी। उसने एक ट्रैश बैग जितना बड़ा कपड़े का थैला आगे किया। ये एडवांस पेमेंट है, तुम जल्दी से स्टॉक रेडी करवाओ, मैं कल आकर ले जाऊंगी, चलेगा? ये कहते हुए उसने थैला मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने सबकॉन्शियसली अपने हाथ आगे किए, पर अगले ही सेकेंड वो थैला बहुत ज्यादा हेवी निकला और सीधा जमीन की तरफ गिरा। वर्द बहुत भारी है ये, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और घबराकर थोड़ा पीछे हट गया। हे लिनलांग ने शांति से बिना रिएक्ट किए उस थैले को उठाया और काउंटर पर रख दिया। इसमें भन ताल्स गोल्ड है, ये एडवांस है। अगर तुमने वक्त पर सामान डिलीवर कर दिया तो बाद में तुम्हें 200 टाल्स गोल्ड और मिलेगा। मैं वहीं जम गया, मेरे दिमाग में बस वही पल घूम रहा था जब हे लिनलांग ने उस थैले को पकड़ने में मेरी मदद की थी। हम दोनों के हाथ गलती से टच हो गए थे। उसके हाथ की वो रफ और गर्म फील किसी गोस्ट की नहीं हो सकती। मैंने पूरी हैरानी में पूछा, तुम इंसान हो? हे लिनलांग की आंखें थोड़ी छोटी हो गई और वो डिसबिलीफ के साथ मुझे घूरने लगी। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं इंसान नहीं हूं? मैंने बैकडोर की तरफ इशारा किया और समझाने लगा, ये जो पीछे का दरवाजा है ना, ये एक डेड एंड पर खुलता है, बाहर निकलने की कोई जगह ही नहीं है, पर तुम हर बार वहां से गायब हो जाती हो बिना कोई निशान छोड़े। मेरी बात का सा मतलब था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वहां से निकल ही नहीं सकता। मैंने सामने वाले फ्रंट डोर की तरफ इशारा किया और जरा वहां देखो। ही लिनलांग मेरी उंगली की दिशा में देखने लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो आगे बढ़ी और उसने उस दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर दरवाजे से 1 सेंटीमीटर दूर ही एक इनविजिबल पावर ने उसके हाथ को रोक लिया। वो चाहकर भी उसे टच नहीं कर पा रही थी। मैं शॉक में ये सब होते देख रहा था। हे लिनलांग ने भी थोड़ी तात लगाई और प्रेस करने की कोशिश की, पर वो 1 इंच की दूरी कभी क्रॉस ही नहीं हुई। हे लिनलांग ने मेरे चेहरे की उड़ती हुई रंगत देखी तो हम दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। मैंने एक गहरी सांस ली, जोर से अपना थूक निगला और प्लास्टिक का स्टूल खींचते हुए कहा, बैठ जाओ, मुझे लगता है हमें खुलकर बात करनी चाहिए। हे लिनलांग ने हाँ में सिर हिलाया। हमारी इस लंबी और खुली बातचीत के बाद दोनों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। काफी देर तक वहां खामोशी रही, जब तक मेरा दिमाग ठीक से फोकस नहीं हो गया। मेरी गांव के कोने में बनी ये छोटी सी सुपरमार्केट किसी दूसरे डिमेंशन से कनेक्टेड थी। ये तो पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग था। हे लिनलांग भी धीरे धीरे इस रियलिटी को डाइजेस्ट कर रही थी। वो उठकर खड़ी हुई, तो मैं अब चलती हूँ, कल अपना मटेरियल लेने आऊंगी। मैंने सिर हिलाया और उसे डायरेक्टली वार्निंग देते हुए कहा, तुम्हें अपने इस गोल पर 100% गारंटी देनी होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा ऑर्डर ला पाऊंगा। अगर इस गोल में कोई प्रॉब्लम निकली तो समझ लेना इसके बाद कोई डील नहीं होगी। हे लिनलांग का जवाब बहुत सॉलिड था, तुम किसी भी एक्सपर्ट से इसे चेक करवा सकते हो। अगर ये गोल्ड फेक निकला तो मैं, हे लिनलांग, अपना सिर काट कर तुम्हें फुटबॉल की तरह खेलने को दे दूंगी। ये सुनते ही मेरे हाथ हवा में हिलने लगे। अरे नहीं, इतनी एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं है, बस गोल्ड असली होना चाहिए, उतना ही काफी है। हे लिनलांग ने आगे कुछ नहीं कहा, वो पलट कर निकल गई। जाते टाइम वो अपने साथ आज के कंप्रेस बिस्किट्स और मिनरल वाटर के बॉक्सेस ले गई। साथ ही उसने आज के सामान के लिए 50 टेल्स का सिल्वर पेमेंट भी छोड़ दिया। जैसे ही हे लिनलांग निकली और सुपरमार्केट का डोर कर्टन शांत हुआ, मुझे अपने कानों में अचानक एक तेजे और मीठी डिंग डोंग साउंड सुनाई दी। क्रॉस डायमेंशनल इनिशियल ट्रांजैक्शंस 3 बार मुकम्मल हो चुकी है। क्रॉस डायमेंशनल सुपरमार्केट टर्मिनल सिस्टम एक्टिवेटेड। होस्ट बाइंडिंग सक्सेसफुल। सिस्टम लेवल 1। फीचर्स अनलॉक्ड। स्टोरेज फंक्शन। Trading function. Level 1 system trading dimension. The Great Liang Dynasty. Level 1 system trading partner. एक person bind हो चुका है, ही लिनलांग। फिर एक मेटालिक और रोबोटिक आवाज सुनाई दी, डिंग डोंग। सुपरमार्केट टोटल रेवेन्यू 26,000 रुपीज। सिल्वर 50 टेल्स, कॉपर कॉइन्स 56 और एडवांस डिपॉजिट 100 टेल्स गोल्ड। ट्रेडिंग पार्टनर की एंट्री का मोड स्पेस टाइम रिफ्ट। सिर्फ हे लिनलांग इस टर्मिनल को यूज कर सकती है। मेरे कानों में एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन बजने लगे। मैं पूरी तरह शॉक में था। मैंने सोचा
सोचा ही था कि अचानक से एक पिछले जमाने का जनरल मेरे छोटे से ग्रोसरी स्टोर में खरीदारी करने कैसे आ सकता है। पता चला कि मेरी आम सी दुकान अब एक क्रॉस डायमेंशनल सुपरमार्केट बन चुकी है, वो भी सिस्टम बाइंडिंग के साथ। इतने साल वीडियो गेम्स खेलने के अपने एक्सपीरियंस से मुझे समझ आया कि ऐसे सिस्टम्स को हमेशा अपग्रेड किया जा सकता है। अभी सिर्फ लेवल 1 पर मैं हे लिन लैंग के साथ ट्रेड कर सकता हूं। आगे चलकर और भी अलग डिमेंशंस या समय के लोगों के साथ बिजनेस किया जा सकता है। ये सोचते ही मेरे अंदर उशी की लहर दौड़ गई। ये याद आते ही मेरा दिमाग योशी से फटने लगा। तभी मैं सोचूं कि इतने दिनों से मैं नौकरी ढूंढने में इतना अनलकी क्यों था, क्योंकि मेरा लक यहां वेट कर रहा था। मैंने मेंटली ट्राई किया। ओपन स्टोरेज फंक्शन अगले ही सेकंड मेरे सामने का सीने बदल गया। ये क्या? ये तो मेरे सुपरमार्केट के पीछे वाला स्टोर रूम है ना। ये 2 फ्लोर की छोटी पुरानी बिल्डिंग मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी थी, जिसका टोटल एरिया 80 स्क्वायर मीटर्स था। ग्राउंड फ्लोर के 40 स्क्वायर मीटर्स पर सुपरमार्केट है और 30 स्क्वायर मीटर्स का स्टोरेज रूम है। सीलिंग की हाइट लगभग 3 मीटर्स है, यानी स्टोर रूम का टोटल वॉल्यूम लगभग 90 क्यूबिक मीटर्स है। हे लिन लैंग के 5000 बॉक्स कंप्रेस्ड बिस्किट्स और मिनरल वाटर अगर एक बार में फिट ना आए तो 2 बार में पक्का फिट हो जाएंगे। लॉजिकल फ्लो पूरी तरह क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैंने उस थैले में रखे गोल्ड को देखने का डिसाइड किया। मैंने वो बड़ा बैग खोला। वहां बिना किसी चमक दमक के सॉलिड गोल्ड इंगॉट्स रखे थे। ये गोल्ड इंगॉट साइज में ज्यादा बड़े नहीं थे। उनकी शेप हल्की सी फ्लैट थी, दोनों एंड से चौड़े और बीच से पतले, थोड़ा बोटाई स्टाइल, जिसके सेंटर पर स्टाम्प मार्क छपे थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला और डायरेक्टली ऑनलाइन सर्च किया कि इन गोल्ड इंगॉट्स की एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए। एक बेसिक आइडिया लगने के बाद मैंने उनमें से 2 गोल्ड इंगॉट्स उठाए और अपने साइड बैग में डाल लिए और कल वाले उन 3 कॉपर कॉइन्स को भी साथ ले लिया। बाकी बचे 8 गोल्ड इंगॉट्स को सेफली अपने सेफ में डाल दिया। ये सब सेट करके मैं एक बार फिर उस पॉन शॉप की तरफ निकल पड़ा, ताकि 5000 बॉक्स कंप्रेस बिस्किट्स और 5000 बॉक्स पानी खरीद कम से कम 8 लाख चाहिए। क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। होलसेल बॉस कभी भी इतना बड़ा ऑर्डर क्रेडिट पर नहीं देगा। मुझे एडवांस या कैश ऑन डिलीवरी देना ही पड़ेगा। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, तो मुझे पहले 2 गोल्ड इंगट्स बेचने पड़ेंगे और साथ ही चुई शियांग से चेक भी करवाना है कि ये असली है या नहीं और इनकी कीमत कितनी है। मैं एक टी शर्ट और जीन्स पहने अपना साइड बैग लटकाए एक सिंपल से लुक में शिंगलोंग पॉन शॉप के अंदर पहुंचा। मुझे देखते ही चुई शियांग की आंखें चमक उठी और वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे हैंडसम, आज क्या स्पेशल चीज लाए हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर दुकान में बैठी एक नई शोसियत पर टिक गई थी, एक बुजुर्ग औरत जिनके बाल सफेद थे। चुई शियांग ने मेरा शक भांप लिया और तुरंत उन्हें इंट्रोड्यूस किया। ये मेरी टीचर हैं और मेरी बुआ भी। लानचंग यूनिवर्सिटी के एंटिक्विटीज अप्रेजल डिपार्टमेंट की पीएचडी सुपरवाइजर प्रोफेसर चुए चांगशिया। मैंने उन्हें ध्यान से देखा और फिर सीधा अपना फोन निकालकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चुए चांगशिया सर्च किया। वेबसाइट पर सच में दिखा रहा था कि वो पीएचडी सुपरवाइजर है। हालांकि फोटो थोड़ी एडिटेड लग रही थी, पर वो सफेद छोटे बाल और चेहरे के फीचर्स बिल्कुल सामने बैठी औरत जैसे ही थे। मेरा शक थोड़ा कम हुआ और मैंने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। चुई शियांग की नजर लगातार मेरे बैग पर ही थी। वो पक्का समझ गया था कि मैं आज फिर कोई कीमती चीज लाया हूं। मैंने अपना बैग देखा और खुद पहल करते हुए उस बुजुर्ग औरत की तरफ देखकर कहा, प्रोफेसर चुई, तो आप ही वो एक्सपर्ट हैं जिनके बारे में बॉस चुई बता रहे थे। प्रोफेसर चुई चांगशिया को भी अब समझ आ गया और उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। तो तुम ही वो लके हो जिसके पास वो स्पेशल कॉपर कॉइन्स हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर सावधानी बरतते हुए कुछ और नहीं बोला। प्रोफेसर चुई बहुत एक्सपीरियंस थी। उन्होंने एक ही नजर में मेरी घबराहट देख ली और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा घबराओ मत, मेरा कोई और इरादा नहीं है। बस कल रात जब शियांग ने मुझे उन कॉपर कॉइन्स की फोटो भेजी तो मैं बहुत क्यूरियस हो गई थी। मैंने ऐसे सिक्के पहले कभी नहीं देखे। मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स छाने, पर कहीं भी इनका कोई जिक्र नहीं मिला। इसलिए मैं इन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती थी। मैंने थोड़ा सोचा और फिर अपने बैग से वो 3 कॉपर कॉइन्स निकालकर सामने ग्लास टेबल पे रख दिए। प्रोफेसर चुई ने तुरंत एक सिक्का उठाया और उसे अपनी आंखों के पास ले जाकर बहुत ध्यान से देखने लगी। उन्होंने सबसे पहले सिक्के पर छपे शब्दों को देखा और फिर उसे सूंघ कर चेक किया। उसमें मिट्टी की कोई महक नहीं थी। ये पहले वाले सिल्वर इंगॉट की तरह ही है। ये जमीन से निकाला गया एक्सकवेटेड नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी ने बहुत संभाल कर रखा हो और अक्सर हाथों में लिया हो। हाँ, यही है। हाँ, इसकी चमक और फील बिल्कुल सही है। मैंने इसे अच्छे से चेक कर लिया है। इसमें कुछ भी फेक नहीं है। बस एक ही अजीब बात है, इस तरह के दालियांग तोंगबा और तुम्हारे पिछले सिल्वर इंगॉट पर जो कैरेक्टर्स थे, उनका कोई रिकॉर्ड मुझे किसी
किसी भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में नहीं मिला। लेकिन अगर कोई चीज इतिहास में रिकॉर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेक है। हो सकता है कि ये इतिहास में दर्ज ही ना हो या फिर इसके बहुत ही कम पीसेस बचे हो। मैं शांति से उनके चेक करने का इंतजार करता रहा और फिर प्रोफेसर कुई ने अपनी कीमत बताई, 2000 पर पीस। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है। प्रोफेसर चुई का टोन बहुत जेन्युइन था और उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, मार्केट में नॉर्मल टोंगबाओ सिक्के यूजुअली 1000 रुपीज पर पीस बिकते हैं, पर तुम्हारा ये पैटर्न बिल्कुल नया है तो ये और महंगा होना चाहिए था। लेकिन इन पर थोड़े से घिसने वेयर एंड टेयर के निशान हैं, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 2000 पर पीस ही दे सकती हूँ। क्या तुम इन्हें बेचना चाहोगे? मैंने अपने घर के सेफ के बारे में सोचा जहां ऐसे बहुत सारे सिक्के पड़े थे और तुरंत हाँ कर दी। प्रोफेसर चुई का चेहरा वशी से खिल उठा और उन्होंने तुरंत चुई शियांग को पेमेंट करने को कहा। चुई शियांग की तेजर नजर ने पहले ही देख लिया था कि मेरे बाग में टिश्यू पेपर में लिपटा हुआ कुछ और भी है। पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, मिस्टर शी, क्या आपके पास हमें दिखाने के लिए कोई और अच्छी चीज भी है? मैंने थोड़ा सोचा और फिर अपने बाग से टिश्यू पेपर में लिपटी हुई वो चीज निकाली और टेबल पर रख दी। हमारी पिछली 3 डील्स की वजह से प्रोफेसर चुई और चुई शियांग अब बहुत केयरफुली पेश आ रहे थे। एक दूसरे की तरफ देखने के बाद प्रोफेसर चुई ने बहुत ही सावधानी से उस टिश्यू पेपर को खोला। जैसे ही वो चमकता हुआ भारी गोल्ड इंगॉट उनके सामने आया, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये गोल्ड इंगॉट है? मैंने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। प्रोफेसर चुई बहुत एक्साइटेड हो गई थी, उनकी आवाज तक कांप रही थी। गोल्ड इंगॉट? ये सिल्वर इंगॉट से बहुत अलग है। पुराने जमाने में भी आम लोग ट्रेड के लिए गोल्ड इंगॉट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। मार्केट में ये बहुत ही कम देखने को मिलते थे। वो एक तरफ चुई शियांग को वेइंग स्केल लाने के लिए कह रही थी और दूसरी तरफ बहुत ही सावधानी से उस गोल्ड इंगॉट को उठाकर चेक कर रही थी। अच्छी तरह से देखने के बाद उन्होंने उसे स्केल पर रखा। 362 ग्राम्स। ये 10 तैल गोल्ड इंगॉट है? बिल्कुल सही। प्रोफेसर चुई पूरी तरह से एक्साइटमेंट में थी और मुझे एक टीचर की तरह समझाने लगी, पुराने जमाने के स्केल में 16 तैल का 1 जिन आधा किलो होता था, तो 1 तैल लगभग 31 से 36 ग्राम्स के बीच होता था। अलग अलग डायनेस्टी के हिसाब से हमारा ये गोल्ड इंगॉट कलर, प्योरिटी और वेट सब में परफेक्ट है। ये एब्सोल्यूट प्योर क्वालिटी है। प्रोफेसर चुई के एक्सप्लेनेशन को सुनकर मैं बस सिर हिलाता रहा। मुझे भी गोल्ड इंगॉट्स की मार्केट वैल्यू का थोड़ा आइडिया लग गया था। बहुत मुश्किल से प्रोफेसर चुई ने अपनी बात रोकी और मुझसे पूछा, क्या तुम इसे भी बेचना चाहते हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया और जानबूझकर एक गहरी सांस ली। मुझे बहुत अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो मेरे पास इसे बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोफेसर चुई ने मेरे इस रीजन पर कोई सवाल नहीं किया। वो कुई शियांग को साइड में ले गईं और कुछ देर बात की। वापस आकर उन्होंने पूछा, इस गोल्ड इंगॉट के लिए 8 लाख? 8 लाख ठीक रहेगा? मैंने चौंक कर पूछा, 8 लाख? जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। फिर मैंने अपने बाग से एक और गोल्ड इंगॉट निकाला। मेरे पास 2 हैं, मैं दोनों बेचना चाहता हूं। प्रोफेसर चुई और चुई शियांग के चेहरों पर यूशी और भी बद गई। उन्होंने तुरंत पेमेंट ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू कर दी। जब मैं अपने अकाउंट में 1.6 मिलियन 16 लक्स लेकर वहां से निकला, तब जाकर कुई शियांग ने अपनी बुआ की तरफ एक हेल्पलेस लुक दिया। बुआ, मेरी ये दुकान पॉन शॉप है, हम मार्केट प्राइस पर चीजें नहीं खरीद सकते। पॉन शॉप के रूल्स के हिसाब से एक 10 तैल गोल्ड इंगॉट के लिए मैक्सिमम 6 लाख दिए जाते हैं, यही रूल है। पर प्रोफेसर चुई बिल्कुल सीरियस थी। तुम्हें क्या पता, इस गोल्ड इंगॉट पर जो इंस्क्रिप्शन लिखावट है वो पहले कभी नहीं देखी गई। ये बहुत पॉसिबल है कि ये किसी ऐसे एम्पायर का हो जिसका हिस्ट्री में रिकॉर्ड ही ना हो। एक नॉर्मल 10 तैल गोल्ड इंगॉट के मुकाबले अगर ये कोई इकलौता पीस यूनिक आर्टिफैक्ट हुआ तो इसकी कीमत 10 गुना ज्यादा हो सकती है। मैंने तो फिर भी प्राइस कम ही रखा है। वो रुकी और फिर समझाने लगी, तुम एक यंग लॉ लड़के को जिसे मार्केट का आइडिया नहीं है बेवकूफ कैसे बना सकते हो? और वैसे भी उसके घर तो क्या होता अगर उसे बाद में पता चलता कि उसे ठगा गया है तो वो फ्यूचर में अपनी कीमती चीजें किसी और को बेच देता। इसमें हमारा ही नुकसान होता। कुई शियांग और बहस करना चाहता था, कौन सी पॉन शॉप एक गोल्ड इंगॉट के 8 लाख देती है? 6 लाख भी बहुत ज्यादा था। पर अपनी बुआ का ये स्कॉलर माइंडसेट देखकर, जो हमेशा आर्टिफैक्ट्स की ट्रू वैल्यू को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा अहमियत देती थी, उसने चुप रहना ही सही समझा। पॉन शॉप से बाहर निकलते ही मैंने तुरंत होलसेल बॉस अंकल मेंग को कॉल किया और ऑर्डर प्लेस किया। अंकल मेंग ने फोन पर बताया, मिनरल वाटर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी अरेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ कंप्रेस्ड बिस्किट्स की है। 5000 बॉक्सेस, इतने बड़े ऑर्डर के लिए हर जगह से स्टॉक मंगवाना पड़ेगा, हो सकता है दूसरे सिटी से भी लाना पड़े। किस्मत से मुझे इस बात का आइडिया था तो मैंने तुरंत अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा रिलैक्स कर दिया। ब्रांड से कोई जर्क नहीं डरता, पैकेजिंग कैसी भी हो, बस मुझे 5000 बॉक्सेस कंप्रेस्ड
कंप्रेस्ड बिस्किट्स चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। अंकल मैंग से पक्का प्रॉमिस मिलने के बाद ही मैंने चैन की सांस ली और अब मैं अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में सोचने लगा। अगर ये बड़ा ऑर्डर सक्सेसफुल रहा तो जो दुकान मुझे पहले बहुत छोटी और बेकार लगती थी, अब उसे थोड़ा सेट करना पड़ेगा। स्टोर रूम को साफ करना बहुत जरूरी है। जो फालतू का सामान है उसे बाहर निकालकर जगह बनानी पड़ेगी ताकि कंप्रेस्ड बिस्किट्स और पानी के बॉक्सेस आराम से आ सके। अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो फाइनेंशियल फ्रीडम पक्की है। मैंने खुद को मोटिवेट किया, एक इंस्टेंट नूडल का पैकेट बनाया, जल्दी से खाया और स्टोर रूम साफ करने के लिए तैयार हो गया। स्टोर रूम में बहुत कचरा भरा था, फालतू के स्नैक्स, रैंडम कबाड़ और खाली गत्ते, कार्डबोर्ड बॉक्सेस के ढेर। मैंने सोचा पहले खाली बॉक्सेस को बाहर निकाल दूं, जो सामान शेल्फ्स पर रखा जा सकता है उसे रख दूं और जो नहीं रखा जा सकता उसे एक बॉक्स में पक करके कोने में रख दूं। पर मैंने अभी आधा काम ही किया, मेरी कमर दर्द करने लगी। मैं मन ही मन सिस्टम को गाली देने लगा। क्या ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सामान अरेंज नहीं कर सकता? अगर फ्यूचर में हर बार मुझे खुद सामान उठाना पड़ा तो मेरी तो जान निकल जाएगी। जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में एक क्लियर इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, डू यू वांट टू एक्टिवेट द ऑटो सॉर्टिंग फंक्शन? और उसी वक्त मेरी आंखों के सामने दो ऑप्शंस आ गए। 10,000 देखते ही मेरा पहला रिएक्शन था हिचकिचाना। ये तो बहुत महंगा है। पर फिर मैंने सोचा, अगर सिस्टम हमेशा के लिए मेरा सामान अरेंज कर सकता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत ही रिलायबल और सस्ते टेम्पररी वर्कर को हायर करने जैसा है। ये तो बहुत सही डील है। मैंने बिना ज्यादा सोचे यस पर क्लिक कर दिया। वीचैट पर तुरंत पेमेंट डिडक्शन का नोटिफिकेशन आ गया। मैंने खोल कर देखा, सच में 10,000 रुपीज कट चुके थे और सिस्टम का ऑटो सॉर्टिंग फंक्शन भी स्टार्ट हो गया। फिर एक जादू जैसा नजारा हुआ। स्टोर रूम में जो फालतू के गत्ते और प्लास्टिक बैग्स बिखरे पड़े थे वो ऐसे हवा में उड़ने लगे जैसे उनके पैर आ गए हों। वो अपने आप अपनी शेप बदल रहे थे और अपनी जगह शिफ्ट कर रहे थे। सारा सामान अपने आप पैक हो रहा था और बॉक्सेस में जा रहा था। जो सामान शेल्फ्स पर रखा जा सकता था वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल परफेक्टली अरेंज हो गया और जो शेल्फ्स पर फिट नहीं हो रहा था वो कार्टन बॉक्सेस में पैक होकर शेल्फ्स के टॉप पर सेट हो गया। इतना ही नहीं, जो शेल्फ्स पहले धूल से भरी थी वो अब बिल्कुल सा हो गई थी। एक भी धूल का कण नहीं था। यहां तक कि स्टोर रूम का अर्श भी इतना सा हो गया था जैसे किसी कुत्ते ने चाट चाट कर सार किया हो। इस बिल्कुल साफ सुथरे स्टोर रूम और शेल्फ्स को देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैं तुरंत काउंटर के पीछे बैठा और आराम करने के लिए एक ग्लास पानी डाला। पर जैसे ही मैं बैठा मेरा फोन बजने लगा। अंकल मैंग का कॉल था। क्या हुआ अंकल मैंग? मुझे लगा कंप्रेस बिस्किट्स के ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मेरी आवाज में टेंशन साफ झलक रही थी। पर फोन पर अंकल मैंग थोड़ा हिचकिचा रहे थे। शी बेटा, एक बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बताऊं या नहीं। बताइए ना। कोई बात नहीं। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैं सीधा बैठ गया। वो तुम्हारी ये दुकान पहले तुम्हारी मौसी आंट जो रोंग रोंग चला रही थी ना? अंकल मिंग थोड़ी देर रुके और फिर बोले, मुझे लग रहा है तुम्हारी मौसी ने मार्केट में बहुत सारे होलसेल सप्लायर्स का उधार नहीं चुकाया है। कुछ सप्लायर्स मुझसे इस बारे में पूछने आए थे। मैं एकदम चौंक गया। मेरी कमर पूरी तरह से सीधी हो गई। मैं तुम्हारे लिए स्टॉक अरेंज कर रहा हूँ ना, तो मैंने आसपास के सारे सप्लायर से कॉन्टैक्ट किया था। अंकल मिंग ने एक्सप्लेन किया। जब उन्हें पता चला कि मैं तुम्हें सामान सप्लाई कर रहा हूँ, उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा और वो कह रहे थे कि उन्हें डर है कि तुम पेमेंट नहीं करोगे। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि तुमने एडवांस दे दिया है, तब जाकर वो मुझे सामान देने को तैयार हुए। अंकल मैंग की बात सुनकर मैं पूरी तरह से शॉक में था। 1 साल पहले जब मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो मेरी मौसी जो रोंग ने खुदा के कहा था कि वो दुकान संभाल लेगी, उस वक्त मुझे सच में दुकान चलाने का कोई मन नहीं था। तो मैं मान गया। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था जिसमें क्लियर लिखा था कि जो रोंग के टाइम पर जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उसका होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। पर किसने सोचा था कि 1 महीने पहले जब मुझे कंपनी से निकाला गया और मैं वापस यहाँ रहने आया तो जो रोंग मेरे सामने रोने लगी, कहने लगी कि दुकान में कोई प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस हो रहा है और वो तभी काम करेगी जब मैं उसे सैलरी दूंगा। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने इस छोटी सी दुकान से 20 साल तक हम तीनों का पेट पाला था, तो ये लॉस में कैसे जा सकती है? ये लॉस में कैसे जा सकती है? और लकीली हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था, तो मैंने सीधा दुकान वापस ले ली और खुद चलाने लगा। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो रोंग ने रूई ग्रोसरी स्टोर के नाम पर इतने सारे होलसेल सप्लायर से उधार ले रखा था, जो सप्लायर सालों से हमें सामान दे रहे थे। जब मैं वापस आया तो मैंने उन्हें बता दिया था कि दुकान का मालिक बदल गया है, तो उन पर इतना उधार कैसे हो सकता है? अंकल मैंग ने एक हल्की सी हंसी के साथ समझाया, बेटा, जब तुमने उन पुराने सप्लायर्स को बताया तो उन्होंने शुरू में उसे उधार दिया था, पर जब उन्होंने देखा कि जो रोंग पेमेंट करने में नाटक कर रही है तो उन्होंने उधार देना बंद कर दिया।
फिर उसने तुम्हारी दुकान के नाम पर नए सप्लायर्स ढूंढ लिए और उनसे उधार लेना शुरू कर दिया। मुझे एक सेकंड में सब समझ आ गया। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकल मेंग, प्लीज उन सप्लायर्स को मेरी तरफ से क्लियर कर देना। जिसने उनसे सामान उधार लिया है पैसे उसी से मांगे। अगर वो पैसे नहीं दे रही है तो जल्दी से जाकर उस पर कोर्ट केस कर दे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अंकल मेंग ने तुरंत हामी भरी और फोन काट दिया। मैंने अपना सिर खुजलाया। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे खुद से जो रोंगरोंग को कॉल करके पूछना चाहिए, पर फिर लगा कि कोई फायदा नहीं। ऐसे मैटर्स में जो पहल करता है वो अपना कंट्रोल खो देता है। और वैसे भी उधार जो रोंगरोंग ने लिया है मैंने नहीं, भार में जाए जो रोंगरोंग। दोपहर के करीब अंकल मेंग पहली डिलीवरी लेकर पहुंच गए। 3000 बॉक्सेस कंप्रेस्ड बिस्किट्स और 2000 बॉक्सेस मिनरल वाटर। मौसी के उस उधार वाले नाटक के बाद मैंने कोई डिले नहीं किया और उसी वोट सारा रिमेनिंग पेमेंट क्लियर कर दिया। और साथ ही अंकल मेंग से प्रॉमिस भी किया कि जब नेक्स्ट डिलीवरी आएगी मैं उसका भी ऑन द स्पॉट पेमेंट करूंगा, 1 रुपया भी उधार नहीं रखूंगा। ये सुनकर अंकल मेंग इतने खुश हुए कि उनके चेहरे की झुर्रियां तक हंसने लगी। ये हुई ना बात, तुमने ये ऑर्डर बहुत अर्जेंट मांगा था तो मैंने भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट करके ये स्टॉक उठाया है। तुम्हारा ये एटीट्यूड देखकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैंने इस ऑर्डर में प्राइस बार्गेन करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। आखिरकार ही लिनलांग के साथ जो डील हो रही थी उसका प्रॉफिट मार्जिन इनसेन था। मैं बस इतना चाहता था कि सारा सामान टाइम पर और परफेक्टली रेडी हो जाए ताकि फ्यूचर डील्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि शॉप के अंदर सिर्फ हे लिनलांग ही आ सकती थी। सामान अनलोड करना एक प्रॉब्लम था। इसलिए मैंने अंकल मेंग से 2 फ्लैटबेड ट्रॉलीज हाथ गादियां रख ली जो पिछले दरवाजे से अंदर आ सके। मेरा प्लान था कि सिस्टम का ऑटो सॉर्टिंग फंक्शन यूज करके इन ट्रॉलीज को भर दूं ताकि हे लिनलांग आसानी से सामान ले जा सके। अंकल मेंग खुशी खुशी मान गए और प्रॉमिस किया कि बाकी का स्टॉक वो शाम तक भिजवा देंगे। फिर वो जल्दी से वहां से निकल गए। मैंने सुपरमार्केट का मेन डोर लॉक किया, सिर्फ बैक डोर खुला रखा और फिर सिस्टम के ऑटो सॉर्टिंग फंक्शन का यूज करके आए हुए सारे कंप्रेस्ड बिस्किट्स और पानी को बैक डोर के पास परफेक्टली अरेंज कर दिया ताकि हे लिन। सुपरमार्केट का सेंसर बज उठा। हे लिनलांग अंदर आई। दरवाजे के पास फुल लोडेड फ्लैटबेड ट्रॉलीज देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने पक्का एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने इतना सब सोच कर रखा होगा। इन 2 ट्रॉलीज से बहुत आसानी हो जाएगी। तुम पहले एक ट्रॉली बाहर ले जाओ, अनलोड करो और खाली ट्रॉली वापस ले आओ। तब तक मैं सिस्टम से दूसरी ट्रॉली लोड कर दूंगा। इससे काम बहुत जल्दी हो जाएगा। हे लिनलांग ने हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे एक हैवी लेदर बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने बैग खोलकर देखा, उसमें पूरे 20 गोल्ड इंगट्स भरे हुए थे। पेमेंट पूरी तरह क्लियर हो चुकी थी। ट्रॉली ले जाओ। हे लिनलांग ने सिर हिलाया, एक फुल लोडेड ट्रॉली को धक्का दिया और बैक डोर से बाहर निकल गई। बाहर इंतजार कर रहे सोल्जर्स पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही ट्रॉली बाहर आई उन्होंने फटाफट सामान अनलोड किया और हॉर्स कार्ट्स में लोड करना शुरू कर दिया। बहुत ही स्पीड में एक ट्रॉली का सारा सामान कार्ट पर लोड हो गया। फिर हे लिनलांग खाली ट्रॉली वापस ले आई ताकि मैं उसे दोबारा लोड कर सकूं, पर 2-4 चक्कर लगाने के बाद हे लिनलांग को कुछ अजीब लगने लगा। वो एक फुल ट्रॉली बाहर ले जाती और कुछ ही पलों में जब वापस आती तो दूसरी ट्रॉली पहले से ही फुल लोडेड और परफेक्टली सेट मिलती और मैं वहां आराम से खैरा रहता, ना कोई पसीना ना कोई थकावट, जैसे मैंने कुछ किया ही ना हो। पर हे लिनलांग ने कुछ नहीं पूछा। ये दुकान अपने आप में ही बहुत मिस्टीरियस थी। जो डिमेंशंस को कनेक्ट कर सकती है उसका मालिक थोड़ा मिस्टीरियस हो तो क्या बड़ी बात है। बहुत ही जल्दी स्टोर रूम में आया हुआ बिस्किट्स और पानी का पहला लॉट डिलीवर हो गया। मैंने हे लिनलांग को एक्सप्लेन किया, मेरे स्टोर रूम की स्पेस बस इतनी ही है तो इस बार में इतना ही स्टॉक आ पाया। तुम 2 घंटे 2 सेशन बाद वापस आना, तब तक बाकी का सामान भी आ जाएगा और मैं एक ही बार में तुम्हें सारा सामान दे दूंगा। हे लिनलांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कहा और मुड़कर जाने लगी। अभी के लिए ये हजारों बॉक्सेस की सप्लाईज सेना को अटैक शुरू करने के लिए काफी थी। अगर जंग सही रही तो शायद आगे सप्लाईज की जरूरत ही ना पड़े और योंगजू सिटी आजाद हो जाए। पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची हे लिनलांग को अचानक कुछ याद आया। वो रुकी, मुड़ी और पूछा, बॉस शी, क्या तुम्हारे पास घाव ठीक करने की दवा, एक्सटर्नल वुंड मेडिसिन और घाव धोने के लिए स्ट्रॉन्ग शराब, हाई प्रूफ अल्कोहल मिल सकती है? जितनी ज्यादा मिल सके उतना अच्छा। मैं सुनते ही समझ गया। मैं हंसते हुए बोला, तुम डर रही हो कि बैटल में सोल्जर्स घायल होंगे और तुम्हारे पास दवाइयां नहीं है, है ना? हो जाएगा, तुम मुझे पैसे दो, मैं अभी तुम्हारे लिए स्टॉक मंगवा लेता हूँ, सब अरेंज कर दूंगा। हे लिनलांग की आंखों में एक रिस्पेक्ट की चमक आ गई। उसने बस इतना कहा, तुम इंतजार करो, और वो तेजी से बैक डोर से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद हे लिनलांग पसीने से भीगी हुई वापस अंदर आई। उसने एक और भारी बाग मेरी तरफ बढ़ाया और हाफते हुए बोली, अभी के लिए बस इतना ही है। इसमें 20 10 तैल के सिल्वर इंगॉट्स हैं और 10 10 तैल के गोल्ड इंगॉट्स हैं। अगर ये कम पड़े तो मैं अगली बार और ले आऊंगी। डन, नो प्रॉब्लम। मैंने बाग लिया, एक बार चेक किया और तुरंत डील पक्की कर दी। हम दोनों ने जानबूझकर प्राइसेस के बारे में कोई बात नहीं
नहीं की। मुझे ओल्ड एरा की मेडिकल सप्लाईज के रेट का कोई आइडिया नहीं था। अगर मैं ज्यादा मांग लेता तो शायद हे लिनलांग पीछे हट जाती, और कम मांगता तो मेरा लॉस होता। और हे लिनलांग को अच्छे से पता था कि वार के टाइम पर मेडिकल सप्लाईज कितनी कीमती होती। जंग में ये दवाइयां एक एक सोल्जर की जान बचा सकती है। अगर दवाइयां मिल रही है तो प्राइस चाहे जो हो वो देने को तैयार थी। शुरू में मैंने सोचा कि सीधा मेडिकल अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल की बोतलें खरीद लूं, पर फिर मुझे याद आया हे लिनलांग के पास हजारों सोल्जर्स की आर्मी है। जंग में घायल होने वाले सोल्जर्स भी बहुत होंगे। इसके लिए मुझे कितना सारा मेडिकल अल्कोहल खरीदना पड़ेगा। मैंने आसपास की कुछ फार्मेसीज में पता किया तो मेडिकल स्टोर वालों ने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा और बार बार पूछने लगे, तुम्हें इतना सारा अल्कोहल क्यों चाहिए? ये सिर्फ डिसइंफेक्ट नहीं करता, आग भी पकड़ता है। कोई इल्लीगल काम तो नहीं करने वाले ना तुम? इन सवालों से परेशान होकर मैंने मेडिकल अल्कोहल खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। आखिरकार मेडिकल अल्कोहल भी तो शराब ही है, तो क्यों ना डायरेक्टली हाई प्रूफ शराब ही खरीद लूं? घाव भी साफ हो जाएंगे और कोई फालतू सवाल भी नहीं पूछेगा। मैंने तुरंत पास के गांव में 20 सालों से शराब बनाने वाले अंकल चिन को कॉल किया। अंकल चिन की शराब बहुत प्योर और विदाउट मिक्स होती थी। उनके बहुत रेगुलर कस्टमर्स थे और प्राइस भी बहुत सही था। जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे सबसे स्ट्रांग शराब चाहिए, अंकल चिन खुशी से उछल पड़े। है, बिल्कुल है, मेरे पास श्वांगजेंग डबल डिस्टिल्ड शराब है, पूरे 60% अल्कोहल, 60 प्रूफ। नॉर्मल मैं इसे 15 रुपीज पर जिन 500G बेचता हूं, पर तुम ज्यादा ले रहे हो तो 10 रुपीज पर जिन लगा दूंगा। ये शराब इतनी स्ट्रांग है कि इसकी सेल्स बहुत कम है, लगभग 1 साल से रखी हुई है। परफेक्ट, मुझे यही चाहिए। मैंने तुरंत हाँ कर दी और पूछा, अंकल चिन, आपके पास ये श्वांगजेंग शराब टोटल कितनी है? मुझे सारी चाहिए। अंकल चिन ने हैरानी से एक लंबी सांस खींची। तुम्हें सारी चाहिए? मेरे पास लगभग 300 जिन 150 किलो बची है। तुम पक्का सारी लोगे? पक्का पूरी 300 जिन पाक कर दो, मैंने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। थोड़ी। अंकल चिन अपनी 3 व्हीलर ट्राइसिकल में वो श्वांगजेंग शराब लेकर मेरी दुकान पर पहुंच गए। मैंने उसी वक्त उन्हें 3000 कैश दिया और घाव धोने के लिए स्ट्रॉन्ग शराब की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गई। शराब का इंतजाम होते ही मैंने तुरंत मेतवान डिलीवरी ऐप खोला और मेडिकल सप्लाईज ऑर्डर करनी शुरू कर दी। यूनान बायाओ ब्लीडिंग रोकने का पाउडर, हेमोस्टैटिक स्प्रे और बिना टांके वाली सूचर फ्री वूंड ड्रेसिंग्स। एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ओ हाँ, इन्फेक्शन और बुआर की दवाइयां भी तो चाहिए। इबुप्रोफेन सस्ती है, एक बॉटल में 100 टैबलेट्स आती है। पेनिसिलिन वी पोटेशियम टैबलेट्स सबसे सस्ते ब्रांड की 1 बॉक्सेस ये भी, और बैंडेड्स, हैंड सैनिटाइजर्स, ये सब भी बल्क में ऑर्डर कर दिए। मैंने एक रफ कैलकुलेशन की, ये सारी दवाइयां और शराब मिलाकर लगभग 50,000 रुपीज का खर्चा हुआ। अभी के लिए इतना काफी है, कम पड़ेगा तो बाद में और मंगवा लूंगा। मैंने खुद से बरबराते हुए चैन की सांस ली। जैसे ही मैंने मैथवन पर ऑर्डर प्लेस किया, अंकल मेंग की दूसरी डिलीवरी भी पहुंच गई। जब अंकल मेंग ने देखा कि जो स्टोरों पहले खचाखच भरा हुआ था वो अब फिर से पूरी तरह खाली है, तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बेटा, वो जो पहले स्टॉक भेजा था वो सब बिक गया। मैंने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ अंकल मेंग, पार्टी ने पेमेंट कर दी तो मैंने सारा माल उठावा दिया। बिजनेस में स्पीड तो रखनी ही बढ़ती है ना। अंकल मैंने कुछ सोचा, फिर मेरे पास आकर बहुत ऑनेस्टली बोले, शी बेटा, हमारा सालों का रिलेशन है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो नेक्स्ट टाइम मुझे सीधा डिलीवरी लोकेशन बता देना, मैं खुद सारा माल वहां डिलीवर करवा दूंगा। तुम्हें यहाँ अनलोड करके फिर से लोड करने की फालतू मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम टेंशन मत लो, मैं एक शब्द भी किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंकल मेंग की ये बात सिर्फ मेरा काम आसान करने के लिए नहीं थी, बल्कि वो अपना स्टैंड भी क्लियर कर रहे थे कि वो कभी मुझे धोखा नहीं देंगे और मेरे क्लाइंट को डायरेक्ट अप्रोच करके मेरा बिजनेस खराब नहीं करेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए पोलाइटली मना कर दिया, अंकल मेंग, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मुझे पता है आप मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं ताकि मेरी मेहनत बच सके, पर मेरा ये क्लाइंट थोड़ा अजीब है। उसे खुद आकर सामान ले जाना पसंद है, उसे किसी आउटसाइडर का आना जाना पसंद नहीं है, इसलिए आपको यहीं डिलीवर करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द ट्रबल। अंकल मेंग को लगा कि मैं शायद अभी भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं, तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा, पर फिर उन्होंने सोचा, एक छोटे से गांव के सुपरमार्केट के लिए लाखों की डील, ये तो लगभग 1 साल की सेल्स के बराबर है। इतने बड़े ऑर्डर के लिए एक यंग लगरा अगर केयरफुल हो रहा है और किसी आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता तो ये नॉर्मल बात है। अंकल मेंग ने खुद को समझा लिया, फटाफट सामान अनलोड किया, पेमेंट ली और वहां से निकल गए। जाने से पहले अंकल मेंग ने आस तौर पे आंट जो रोम के उधार वाले मैटर के बारे में याद दिलाया। शी बेटा, मैंने उन सप्लायर्स को सब बता दिया था जिनका उधार फंसा हुआ है। वो कह रहे थे कि वो आज रात को ही तुमसे मिलने आएंगे, तुम पहले से तैयार रहना, कहीं वो लोग तुम्हें फालतू में परेशान ना करें। अंकल मेंग का मतलब था कि वो सप्लायर्स पैसे ना मिलने पर यहाँ आकर हंगामा कर सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया अंकल मेंग, बताने के लिए थैंक यू, मैं रेडी रहूंगा। अंकल मेंग के
जाने के कुछ देर बाद मेतुआन से ऑर्डर की गई दवाइयां भी पहुंचने लगी। छोटे बड़े बहुत सारे कार्टन बॉक्सेस आए। मैंने सब रिसीव करके स्टोर रूम में रख दिया और सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सब कुछ परफेक्टली अरेंज कर दिया। फिर मैंने फ्रंट डोर लॉक किया, बैक डोर खोला और क्रॉस डायमेंशनल सुपरमार्केट फिर से ओपन हो गया। अब बस हे लिनलांग के आने का इंतजार था। जब तक मैंने सब कुछ सेट किया, बाहर शाम ढलने लगी थी, पर गर्मी अभी भी बहुत थी। थोड़ी दूर से एक तरबूज बेचने वाले की 3 व्हीलर की आवाज आ रही थी, जो मेगाफोन पर अनाउंस कर रहा था। मेरा भी मन ललचा गया। मैंने जोर से आवाज दी, बॉस मुझे 2 सबसे बड़े और मीठे तरबूज दे दो। हाथ में पंखा झलते हुए ग्राम्पा हे, जो पास में ही रहते थे, वो मुझे देखकर मुस्कुराए और मजाक करने लगे। मैंने तुरंत उन्हें आवाज देकर बुलाया और जो नया तरबूज खरीदा था उसे काटकर एक लाल और मीठा पीस उनकी तरफ बढ़ा दिया। अरे शी, तूने पूरा दिन सुपरमार्केट का फ्रंट डोर क्यों बंद रखा था? अंदर ऐसा क्या सीक्रेट बिजनेस चल रहा था? अरे ग्रैंडपा हे, आइए पहले ये ताजा और मीठा तरबूज खाइए। ग्रैंडपा हे ने तरबूज लिया और एक बड़ा बाइट लिया। मीठा रस उनके होठों से टपकने लगा और उनकी आंखें मूशी से छोटी हो गई। अरे वाह, शी बेटा तो अब बहुत समझदार हो गया है। जैसे ही वो बैठे, ग्रैंडपा ही के साथ रोज बातें करने वाले कुछ और पुराने पड़ोसी भी वहां आ गए। मैंने जल्दी से प्लास्टिक के स्टूल निकाले, तरबूज काटा और सबको बांट दिया। सब लोग सुपरमार्केट के बाहर बैठ के तरबूज खाते हुए बातें करने लगे। बातों बातों में सब पड़ोसियों ने मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा कि मैं अचानक से गांव वापस आकर दुकान क्यों चलाने लगा। किसी ने पूछा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी या, और किसी ने मेरी मौसी जो रोंग के बारे में पूछा कि वो अब दुकान संभालने क्यों नहीं आती। मुझे सही मौला मिल गया। मैंने जानबूझकर एक परेशान सी शक्ल बनाई और सबको पूरी कहानी सुना दी। कैसे जोरोंग में सुपरमार्केट के नाम पर होलसेल सप्लायर से लाखों का उधार ले लिया था और ऊपर से मुझसे सैलरी भी मांग रही थी। आखिर में मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तो इसी बात की टेंशन में हूं। अंकल मैंग बता रहे थे कि आज रात को वो उधार वाले सप्लायर्स मुझसे पैसे मांगने आने वाले हैं। मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं कि उनसे डर जाऊं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा इस उधार से कोई लेना देना नहीं है। मेरी ये बात सुनते ही सारे बदहोशी भदक गए। तुम्हारी मौसी तो बहुत ही चालू निकली। तुम्हारी दुकान पर बैठ के बिजनेस किया, प्रॉफिट नहीं कमाया, वो अलग ऊपर से तुम्हारे नाम पर उधार ले लिया। शी बेटा, तुम भूल कर भी उसके पैसे मत देना। ये एक बॉटमलेस पिट, कभी ना भरने वाला गड्ढा है। अगर तुमने एक बार दे दिए तो वो आगे भी ऐसे डरने की क्या बात है। हम सब यहाँ गवाह है। इंसान को सही बात करनी चाहिए। अगर वो लोग यहाँ आकर बदतमीजी करें तो बोल देना कि कोर्ट में जाकर केस कर दें। तुम्हारा इससे क्या लेना देना। सारे बुजुर्ग पड़ोसियों के अंदर इंसाफ की आग भड़क उठी थी। सबने अपनी छाती ठोक कर कहा कि वो यहीं रुकेंगे और जब होलसेल सप्लायर्स आएंगे तो वो सब मेरे लिए गवाही देंगे। वो मुझे किसी भी कीमत पर बुली नहीं होने देंगे। सबका ये प्यार और सपोर्ट देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी, पर थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा था। क्या मैं अपने काम के लिए पड़ोसियों के सपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था? पर फिर मैंने जो रोमरोंग की हरकतों के बारे में सोचा और मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये उधार मेरा है ही नहीं, तो मैं क्यों दूं? और तभी एक कार आकर दुकान के बाहर रुकी। उसमें से 4 लोग उतरे और सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुस गए। मालिक कहाँ है? मालिक को बुलाओ। मैं जो बाहर ही खेरा था, एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मैं ही मालिक हूँ। 2 आदमी जिनके हाथ में लेदर बैग्स थे, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। काले पोलो शर्ट वाले आदमी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। मैंने बहुत ही कामली जवाब दिया, मेरी माँ की पिछले साल कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अगर आपको उनसे मिलना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको नीचे नर्क स्वर्ग जाना पड़ेगा। काले पोलो शर्ट वाले का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके साथ खेड़े नीले चेक्स वाले शर्ट पहने एक यंग लुड़के ने जल्दी से बात संभाली। उसकी टोन थोड़ी पोलाइट थी। आज मुझे अंकल मैंग से पता चला कि तुम बहुत सारा स्टॉक मंगवा रहे हो, खासकर कंप्रेस्ड बिस्किट्स। मैंने उसकी तरफ देखा और उल्टा सवाल कर दिया, तो इससे आपको क्या मतलब? नीले चेक्स वाला लगा आगे आया और उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। मेरा नाम जो होंग है, फेयांग होलसेल का मालिक। पिछले 1 साल में रुई ग्रोसरी स्टोर ने मेरे यहाँ से 30,000 से ज्यादा का उधार लिया है, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मैं आज वही पैसे मांगने आया हूँ और इन तीनों की सिचुएशन भी मेरे जैसी ही है। मैं पूछ सकता हूँ कि पुरानी ओनर जो रोमरोंग से तुम्हारा क्या रिलेशन है? उसने बहुत ही क्लियर शब्दों में अपनी बात रख दी। मैंने मन ही मन सोचा, चलो कोई तो सेंसिबल इंसान मिला। बोलते हुए मैंने काउंटर से वो कॉन्ट्रैक्ट निकाला जो मैंने पहले से तैयार रखा था और उसे दे दिया। वो मेरी मौसी थी। पिछले साल जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैंने ये दुकान उसे संभालने को दे दी थी। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पास्ट की लायबिलिटीज उसकी, फ्यूचर की मेरी। हम एक दूसरे के प्रॉफिट लॉस के जिम्मेदार नहीं होंगे। जो होंग ने कॉन्ट्रैक्ट पर चेहरे भी उतर गए थे। उनमें से एक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम सब एक ही फैमिली हो। अब तुम दुकान चला रहे हो तो पैसे तुम्हें ही देने पड़ देंगे, और वैसे भी
तुमने अभी इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया है, तो ये थोड़े से पैसे तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है। उसकी इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी। वो मेरी मौसी है, मेरी माँ नहीं। सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, मैं उसके किए हुए घोटालों का बिल क्यों भरूं? सगे भाइयों में भी पैसों का हिसाब क्लियर होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं, पैसे चाहिए तो सीधा उसके पास जाओ, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। जाओ जाकर कोर्ट में केस कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सबको पता था कि मेरी फैमिली पिछले 20 सालों से ये दुकान चला रही थी और हमने कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा। जो पुराने सप्लायर्स थे जैसे अंकल मेंग, जब मैंने अपनी मौसी को दुकान दी थी, मैंने उन सबको पहले ही बता दिया था मेरी मौसी को उन पुराने सप्लायर से उधार नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो तुम जैसों के पास गई। तुम लोगों ने उसे उधार देने से पहले बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया? वो दोनों आदमी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। जाहिर सी बात है उन्होंने चेक किया होगा, पर उस वक्त वो बस अंकल मेंग के रेगुलर क्लाइंट्स को तोड़ना चाहते थे और बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने रिस्क के बारे में सोचा ही नहीं। बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, अब सिर्फ रिस्क के डर से उधार देना बंद थोड़े ही कर देंगे। इसी बीच बाहर बैठे पड़ोसी भी अंदर आ गए और मेरी साइड लेने लगे। हाँ, पिछले 1 साल से शी की मौसी जो रोम ही दुकान चला रही थी। हमने भी उससे पूछा था और उसने खुद कहा था कि सारा प्रॉफिट लॉस उसका अपना है। शी ने उससे 1 रुपया भी रेंट नहीं लिया, बस इसलिए कि उसके पेरेंट्स की दुकान बंद ना हो। ये लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। सारे बुजुर्ग पड़ोसी एक साथ बोलने लगे और उन चारों होलसेल सप्लायर्स को पूरी कहानी सुना दी। जो होंग ने मेरी बात सुनकर गुस्सा करने के बजाय बहुत सीरियसनेस के साथ मेरी तरह देखा और एक प्रपोजल दिया। बॉस शी, मुझे पता है कि तुम्हारी मौसी का उधार चुकाने की तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और अब उसके पास जाकर पैसे मांगना भी वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर तुम्हें ऐसे बड़े ऑर्डर्स के लिए माल चाहिए तो तुम हमसे खरीद लो, इससे हम भी थोड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे और हमारा जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा। तब जाकर मुझे समझ आया कि ये चारों लोग आज सिर्फ अपना उधार मांगने नहीं आए थे। उन्होंने शायद अंकल मेंग से सुन लिया था कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और वो दरअसल मुझसे बिजनेस मांगने आए थे। मैंने जो होंग की आंखों में एक उम्मीद देखी और फिर बाकी तीनों आदमियों की तरह देखा। वो थोड़े हिचकिचा रहे थे, पर उन्होंने भी हाँ में सिर हिलाया। मैंने थोड़ा सोचा और फिर हाँ कर दी। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों से माल ले लूंगा, लेकिन क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए और प्राइस मार्केट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या तुम लोग ये गारंटी दे सकते हो? जो होंग में तुरंत हाँ की। उसे डर था कि कहीं मैं मना ना कर दूं। उसने खुद आगे बढ़कर मेरी दुकान का मुआयना किया। दुकान भले ही छोटी थी, पर शेल्व्स बिल्कुल साफ थी और सारा सामान परफेक्टली अरेंज था। उसे समझ आ गया कि ये दुकान बहुत केयरफुली चलाई जा रही है। और फिर अंकल मेंग ने भी तो बताया था कि मैं लाखों का पेमेंट ऑन द स्पॉट कैश में करता हूं। जो होंग को अब पूरा यकीन हो गया था कि मुझे कोई बहुत बड़ा और सॉलिड क्लाइंट मिल गया है। कोई नॉर्मल इंसान एक साथ इतने कंप्रेस बिस्किट्स नहीं खरीदता, वो भी कैश देकर। उसकी नजर में ये छोटी सी दुकान बस एक दिखावा फ्रंट थी और मेरा असली बिजनेस तो उन बड़े क्लाइंट से आता है, ना कि रैंडम कस्टमर से। सब कुछ तय होने के बाद वो चारों अपनी कार में बैठकर चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देख रहा था। मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। क्या मैटर सच में इतनी आसानी से सॉल्व हो गया? पर जो रोंग की लालची और झगड़ालू नेचर को याद करके मुझे अंदर से फील हो रहा था कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। अभी के लिए जो होगा देखा जाएगा। रात के 10 बज चुके थे, दुकान बंद करने का टाइम हो गया था। तब मुझे याद आया कि मैंने रात का खाना तो खाया ही नहीं। पर फिर याद आया कि आज मैंने 1 करोड़ से भी ज्यादा 10 मिलियन प्लस कमाए हैं। तो ओशी ने मेरी सारी भूख मिटा दी। मैं एक बहुत ही खूबसूरत सपने के साथ गहरी नींद में सो गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त हे लिनलांग अपनी आर्मी को लीड करते हुए योंगजो सिटी पर रात के अंधेरे में हमला नाइट अटैक कर रही थी। और मजेदार बात तो यह है कि आज रात उसे कैंप में रुकने और बैटल में ना जाने का ऑर्डर मिलने वाला था। और इसका रीजन थी वो दवाइयां जो वो आज मुझसे लेकर गई थी। वो दवाइयां कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव थी। दिन के डॉक्टर शेन ने हे लिनलांग के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। उन्होंने अपने हाथ धोए, स्टेराइल ग्लव्स पहने और सोल्जर्स के घाव सा करने लगे। जिनके घाव ज्यादा गहरे नहीं थे, उन्हें पहले कॉटन स्वाब से स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लगाकर सा किया गया। फिर हेमोस्टैटिक स्प्रे, खून रोकने वाला स्प्रे लगाया गया और आयर में इन्फेक्शन रोकने के लिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक पिल दी गई। कुछ ही देर में किसी को बुआर नहीं आया और घावों पर पपड़ी स्कैब भी जमने लगी। कमांडर हे जाओजियांग को भी आज चोट लगी थी। उनके हाथ पर उंगली जितनी लंबी एक गहरी कट्स आ गई थी। चोट गहरी नहीं थी, पर खून बहुत बह रहा था। डॉक्टर शेन ने अल्कोहल से घाव सा किया, हेमोस्टैटिक स्प्रे लगाया और एक सूचर फ्री बिना टांके वाली ड्रेसिंग लगा दी। उसके बाद कमांडर ही फिर से बैटल में चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि घाव बिल्कुल नहीं फटा था, जैसा नॉर्मल होता है, बल्कि वो काफी हद तक ठीक होने लगा था। डॉक्टर शेन और कमांडर ही जाओजियांग दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले जब कोई जंग होती थी तो कम से कम सैकड़ों सोल्जर्स घायल होकर
कर बैटल के लिए अनफिट हो जाते थे। पर आज हे लिनलांग जो दवाइयां लेकर आई थी, उनकी वजह से सिर्फ हेविली इंजर्ड ज्यादा घायल सोल्जर्स को ही रेस्ट की जरूरत पड़ी। जिन सोल्जर्स को मामूली चोटें आई थी, वो सिर्फ एक बैंडेज लगाकर और एक पिल खाकर और फिर एक मजबूत लेदर आर्मर पहनकर बोली, अब तो आप सेटिस्फाइड होंगे ना। उसकी आंखों में एक मजबूत डिटर्मिनेशन देखकर कमांडर ही जॉजांग ने उसे नहीं रोका और बैटल में जाने की परमिशन दे दी। इन मैजिकल दवाइयों की वजह से पूरी आर्मी का मोराला आसमान छू रहा था। सोल्जर्स को पता था कि छोटी मोटी चोटों से अब उनकी जान नहीं जाएगी, एक स्प्रे लगेगा और वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए आज रात का अटैक बहुत ही ब्रूटल और फियरलेस था। जब योंगजो सिटी के गेट्स टूटे तो सिटी का कमांडर पूरी तरह शॉक में था। हमारे स्पाइज ने तो बताया था कि ही फैमिली की आर्मी के पास कई दिनों से खाना पानी नहीं है, तो ये इतने पावरफुल और फियरलेस कैसे हो सकते हैं? और उसे इसका जवाब उसके सीने के पार होती हुई एक तीर ने दिया। योंगजो सिटी आखिरकार हार चुकी थी। हे लिनलंग ने गहरी आवाज में ऑर्डर दिया, शहर के अमीर लोगों रिच मर्चेंट्स की प्रॉपर्टी लूटी जा सकती है, पर किसी भी आम सिविलियन गरीब इंसान को हाथ नहीं लगाया जाएगा। किसी भी अमीर इंसान की इजाजत। हे लिनलंग ने गहरी आवाज में ऑर्डर दिया, शहर के अमीर लोगों रिच मर्चेंट्स की प्रॉपर्टी लूटी जा सकती है, पर किसी भी आम सिविलियन गरीब इंसान को हाथ नहीं लगाया जाएगा। किसी भी अमीर इंसान की इजाजत नहीं लूटी जाएगी। जो इस ऑर्डर को तोड़ेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आर्मी के सोल्जर्स खुशी से चिल्ला उठे और शहर के उन ऊंची दीवारों वाले बड़े घरों मैंशंस की तरफ दौड़ पड़े। हे लिनलंग उन सोल्जर्स को एक ठंडी नजर से देख रही थी। उसकी आर्मी शहर के बाहर कई दिनों से भूखी प्यासी फंसी थी। सोल्जर्स के अंदर बहुत उत्साह भरा था और कमांडर हे जाओजांग के पास जाकर बो करते हुए बोली, कमांडर मैं अब वापस जा रही हूं। कमांडर ही ने उसे एक नजर देखा और जब देखा कि उसे कोई चोट नहीं आई है तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। हे लिनलैंग सीधा ग्जीमा टाउन बेस कैंप वापस आई और सबसे पहले डॉक्टर शेन को ढूंढने गई ताकि घायलों की गिनती और दवाइयों की रिक्वायरमेंट पता कर सके। डॉक्टर शेन ने टेबल पर रखी उन सूचर फी ड्रेसिंग्स की तरह इशारा करते हुए बहुत अर्जेंसी में कहा, मुझे ये 1000 पीसेस चाहिए, नहीं जितने ज्यादा मिल सके उतने ले आओ, और ये खून रोकने वाला पाउडर, स्प्रे और इन्फेक्शन की दवाइयां, ये सब भी जितना हो सके उतना ले आओ। हे लिनलैंग ने आसमान की तरह देखा। आधी रात जीशी पार हो चुकी थी। उसे पता था कि वो दुकान अब बंद हो चुकी होगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस टाइम का यूज करके एक प्रॉपर लिस्ट। ही लिनलैंग को कुछ याद आया। उसने ऑर्डर दिया, गार्ड्स आज अमीर लोगों के घरों से जो गोल्ड और सिल्वर इंगॉट्स मिले हैं वो सब यहां ले आओ, और साथ ही जो सबसे खूबसूरत और महंगे गहने, ज्वेलरी और कपड़े सिल्क हैं वो भी ले आना। उसे अच्छे से पता था कि वो दुकान ना तो पेपर मनी, बैंक नोट्स लेती है और ना ही टूटे हुए सिल्वर के टुकड़े, ब्रोकन सिल्वर। वो सिर्फ प्योर गोल्ड सिल्वर इंगॉट्स और कॉपर कॉइन्स लेती है, और वो महंगे गहने शायद उस यंग बॉस को पसंद आ जाए। वो हमें इतनी कीमती दवाइयां दे रहा है तो हमें भी कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए। हे लिनलैंग वो लेकर आज के लिए तो काफी है, पर फ्यूचर में जब बैटल होगी तो क्या हम दवाइयां लेने इतनी दूर ग्जीमा टाउन वापस आएंगे? जब अभी मौका है और दवाइयां मिल रही है तो जितना हो सके उतना स्टॉक जमा कर लो, इमरजेंसी में काम आएगा। ओ समझ गई, मैं अभी अरेंज करती हूँ। हे लिनलैंग को बात समझ आ गई। अगली सुबह मैं मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुआ और जैसे ही सुपरमार्केट का बैकडोर खोला, हे लिनलैंग अंदर आ गई। जैसे ही हमारी नजरें मिली हम दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। आज उसने अपने कपड़े चेंज किए थे। उसने एक बहुत ही क्लीन और एलिगेंट व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। बालों में एक जेड हेयरपिन लगा था। उसका वो हैवी आर्मर उतर चुका था और उसकी जगह एक बहुत ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल लुक ने ले ली थी। वो बहुत ही स्टनिंग लग रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही याद आया, ब्यूटी दैट कैन कॉज। मैंने उसके कपड़ों की तरफ इशारा किया और मजाक करते हुए पूछा, क्या बात है, जंग जीत ली, आज आर्मर नहीं पहना? उसके गालों पर एक हल्की सी लाली ब्लश आ गई। उसने मेरी नजरों से बचने की कोशिश की और आहिस्ता से एक छोटा सा बॉक्स मेरे सामने काउंटर पर खिसका दिया। उसकी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। ये तुम्हारे लिए है। मैंने उस बहुत ही खूबसूरत बॉक्स को देखा जिस पर शेल्स, गोल्ड और सिल्वर के तारों, फिलिग्रे से बहुत ही डिटेल काम किया गया था। मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हे लिनलैंग ने वो बॉक्स काउंटर पर रखा और मुझे उसे खोलने का इशारा किया। जैसे ही मैंने उस बॉक्स का ढक्कन खोला, अंदर की चमक से मेरी आंखें चौंधिया गईं। वो बॉक्स पूरी तरह से महंगे गहनों से भरा हुआ था। जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने बहुत ही केयरफुली एक एक चीज बाहर निकाली और उन जेम्स की सेटिंग और उन पर लगे मोतियों, पर्ल्स का काम। ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि ये सब एंशिएंट टाइम्स के बेस्ट कारीगरों ने अपने हाथों से एक एक डिटेल पर काम करके बनाया था। इसमें एक अलग ही चार्म और वैल्यू थी। मेरा दिल जोरों से धकने लगा। ये पूरा बॉक्स एंशिएंट टाइम्स में भी बेशकीमती, प्राइसलेस रहा होगा। मैंने हे लिनलैंग की तरह देखा। मेरी आवाज में कंफ्यूजन था। ये सब कहां से आया? कल रात जब हमने सिटी पर कब्जा किया
तो मैंने शहर के अमीर लोगों के घरों से ये सब निकाला। मुझे जो सबसे अच्छे लगे वो मैंने तुम्हारे लिए उसने देखा कि मेरे माथे पर सिकन आ गई है। मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा था। लूटा हुआ सामान, कहीं ये मरे हुए लोगों का तो नहीं है? ये तो बहुत बैड लक, अब शकुन लाएगा। हे लिन लैंग मेरी शक्ल देखकर तुरंत समझ गई कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैंने सिर्फ सामान लिया है, किसी को मारा या चोट नहीं पहुंचाई है। इन पर किसी बेगुनाह का खून नहीं लगा है। मेरी आधी टेंशन खत्म और उसमें लिखी दवाइयों के नाम और क्वांटिटी पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो लिस्ट पढ़ रही थी मेरे माथे पर पसीना आने लगा। इतनी सारी क्वांटिटी, एक पूरी फार्मेसी को भी खाली कर दूं तब भी इतना। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। पिछली बार तुमने मुझे वो नूडल्स के 2 बॉक्सेस गिफ्ट किए थे ना, उनका टेस्ट सच में बहुत अमेजिंग था। वो कितने के हैं? मेरी हंसी छूट गई। इंस्टेंट नूडल्स के स्पाइसेस, मसाले बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो आपके टेस्ट बड्स को कंट्रोल कर लें। एक पुराने जमाने का इंसान इस मैजिक से कैसे बच सकता है? अगर तुम्हें खरीदने हैं तो मैं तुम्हें 2 बॉक्सेस और गिफ्ट कर देता हूं, पर अगर तुम्हें खरीदने हैं तो 5 टेल्स ऑफ सिल्वर, 5 चांदी के सिक्के में 10 बॉक्सेस मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा लार्ज फैमिली पैक है। एक बॉक्स में 24 पैकेट्स आते हैं। इनका होलसेल प्राइस काफी महंगा है। मैं तुम्हें बहुत रीजनेबल प्राइस बता रहा हूँ। मैं मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा था। 5 टेल सिल्वर मतलब लगभग 6000 रुपीज और मेरा होलसेल प्राइस सिर्फ 60 रुपीज के, सीधा 9 गुना प्रॉफिट। हाँ, सच में बहुत रीजनेबल प्राइस है। लिन लैंग ने बिना कुछ सोचे तुरंत एक 10 टेल सिल्वर इंगॉट मेरे सामने रख दिया। तो मुझे 20 बॉक्सेस दे दो। मेरे पास अभी 20 बॉक्सेस का स्टॉक नहीं है, मुझे बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। तुम अभी के लिए ये 2 बॉक्सेस ले जाओ, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। ये बोलते हुए मुझे कुछ याद आया। मैंने सॉसेज हॉट डॉग्स के 2 बड़े पैकेट्स भी निकालकर उसे दे दिए। इन्हें छीलकर नूडल्स के साथ गर्म पानी में डालकर खाना, टास्ट 100 टाइम्स बेटर हो जाएगा। ट्राई करना। ही लिन लैंग ने सॉसेज लिए और उसी से सिर हिलाया। फिर उसकी नजर नीचे शेल्फ पर रखी। वो तो स्ट्रॉन्ग लिकर शराब पर पड़ी और उसकी आवाज में थोड़ी रिक्वेस्ट आ गई। पिछली बार जो शराब तुमने दी थी सोल्जर्स को बहुत पसंद आई, पर डॉक्टर शेन ने वो सारी शराब घाव धोने के लिए रख ली, किसी को पीने नहीं दी। सोल्जर्स ने अभी एक बहुत बड़ी जंग जीती है तो वो सब थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्या तुम मुझे थोड़ी और शराब बेच सकते हो? बिल्कुल। अब तक हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। मैं तुम्हारे लिए शराब भी अरेंज कर दूंगा। हम दोनों ने तय किया कि वो दोपहर में आके शराब और नूडल्स ले जाएगी। हे लिन लैंग थोड़े हैवी हार्ट ना चाहते हुए के साथ सुपरमार्केट के बैकडोर से चली गई। उधर आर्मी कैंप में हे लिन लैंग के जाने के बाद मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं खेरा रहा। जब मेरा दिमाग वापस रियलिटी में आया तो मैंने बहुत केयरफुली उन सारे महंगे गहनों को वापस बॉक्स में रखा और उसे अपने सेफ में लॉक कर दिया। पिछले 20 सालों में ये पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया था। मैं अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने मन ही मन डिसीजन कर लिया, इस गिफ्ट के लिए ही सही मैं इसकी मेडिकल सप्लाईज की लिस्ट को 100% पूरा करूंगा। मैंने जल्दी से दुकान सा की, फ्रंट डोर लॉक किया और ब्रेकफास्ट करने निकल गया। मैं सीधा अपनी फेवरेट राइस नूडल फो शॉप पर गया। वहां पहले से ही एक लंबी लाइन लगी हुई थी और अंदर बैठने की कोई जगह नहीं थी। मैंने भीड़ में एक नजर घुमाई और मुझे वो इंसान दिख गया जिसे मैं ढूंढ रहा था। छनटियन फार्मेसी का मालिक अंकल चेन हेयो। सुबह सुबह अंकल चेन के नूडल बोल के पास एक ठंडी बियर की बोतल रखी थी। वो मजे से एक बाइट नूडल्स खा रहे थे और एक घूंट बियर पी रहे थे। बहुत ही रिलैक्स मूड में उस बियर बोतल को आधा खाली देखकर मेरी टेंशन थोड़ी कम हुई। मतलब कल रात इन्होंने ज्यादा शराब नहीं पी, आज इनसे प्रॉपर बिजनेस स्टॉक हो सकती है। कुछ ही देर में मैं अपना नूडल बोल लेकर अंकल चेन के सामने बैठ गया और स्माइल करते हुए बोला, अंकल चेन ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हो? अंकल चेन ने मुझे एक नजर देखा और उनकी टोन में थोड़ा मजाक था। बेटा, सुना है तुमने कोई बहुत बड़ी डील क्रैक की है। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया और डिनाई नहीं किया। अरे बस किस्मत अच्छी थी अंकल, गांव में अबरे बहुत तेज फैलती हैं। कल रात को डील हुई और आज सुबह तक सबको पता चल गया। मैंने देखा कि अंकल चेन की बेर खत्म हो चुकी है और उनके नूडल्स भी लगभग खत्म हो गए हैं। तो मैंने जल्दी से अपना बोल खत्म किया, उनके पीछे पीछे चलने लगा और बहुत जेन्युइनली बोला, अंकल चेन मुझे आपसे थोड़ा गाइडेंस चाहिए था। अंकल चेन ने मुदर कर मुझे देखा। उनके चेहरे पर एक मुझे सब पता है वाली स्माइल आ गई। मुझे पता था तू बिना काम के मेरे पास इतनी सुबह सुबह नहीं आएगा। अंकल चेन हंसने लगे। उन्होंने उस पुरानी बात पर कोई कमेंट नहीं किया। वो अपनी स्लीपर्स घसीटते हुए फार्मेसी के दरवाजे तक गए, चाबी निकाली, लॉक खोला, शटर उठाया और अंदर से एक प्लास्टिक स्टूल निकालकर मुझे दे दिया। बैठ और अब बता असल में काम क्या है। मैं बैठा और बिना कोई घुमा फिरा के सीधा पॉइंट पर आया। अंकल चेन, मेरे एक फ्रेंड को कुछ दवाइयां चाहिए, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो उसने मुझे पता करने भेजा है ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। कितनी क्वांटिटी?
अंकल चेन ने कैजुअली पूछा। मैंने तुरंत हे लिनलांग वाली लिस्ट निकाली और उन्हें पकड़ा दी। अंकल चेन ने लिस्ट ली, उसे ध्यान से पढ़ा और अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी आवाज में शौक था। इतनी सारी, ये लोग इसका क्या करने वाले हैं? मैंने एक फेक हंसी, ड्राई लाफ हंसी। मैंने इसके लिए पहले से ही एक कहानी सोच रखी थी। वो एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है जो एक बहुत बड़ा वाइल्डरनेस सर्वाइवल ट्रेनिंग, जंगल में सर्वाइव करने का कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है। ट्रेनिंग बहुत टफ होने वाली है, तो वो इमरजेंसी के लिए मेडिकल सप्लाई स्टॉक कर रहे हैं। मुझे इन दवाइयों की कोई नॉलेज नहीं है। मेरा तो बस इतना रोल है कि सामान दूं और कैश लूं, कोई झंझट नहीं। अंकल चेन को बात समझ आ गई। अच्छा, तो जो कल रात तूने बड़ी डील की थी वो इसी कंपनी के साथ थी? मैंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल। तेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही है। अगर तुझे सच में पैसों की बहुत प्रॉब्लम है तो अंकल के पास 1 to 2 लाख पाड़े हैं, तू रख ले, मुझसे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए अंकल चेन ने सच में अपना फोन निकाल लिया। और अगर सच में 10,000 लोग हैं तो ये क्वांटिटी नॉर्मल है। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर मान गए। ठीक है, इस लिस्ट की दवाइयां मैं तेरे लिए अरेंज कर दूंगा, पर कम से कम 3 दिन लगेंगे। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। थैंक यू अंकल चेन। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अंकल चेन ने एक गहरी सांस ली। उनकी टोन में एक हेल्पलेस बट केयरिंग फील था। अगर कोई और होता तो मैं सीधा बेच देता, पर तू अलग है, मुझे तेरी फिक्र करनी पड़ती है। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि अंकल चेन मुझे अपने सगे भतीजे की तरह मानते हैं। थैंक यू अंकल चेन, आपने बहुत बड़ी हेल्प कर दी। अरे पागल, मुझसे क्या थैंक यू? अंकल चेन ने प्यार से मुझे घूरा और फिर मार्केट के रिस्क के बारे में बताया। अगर तूने दवाइयां महंगी खरीद ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तूने गलती से फेक नली दवाइयां खरीद ली और किसी की जान चली गई तो तू सीधा जेल जाएगा, फिर रोने का भी चांस नहीं मिलेगा। हाँ हाँ अंकल चेन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं फ्यूचर में बहुत ध्यान रखूंगा। मैं बहुत ही ओबीडियंस के साथ सिर हिला रहा था। जब अंकल चेन की एडवाइस पूरी हो गई तो मैंने हंसते हुए पूछा, अंकल चेन, तो जो स्टॉक अभी अवेलेबल है वो मुझे कब तक मिल जाएगा? मुझे अर्जेंटली डिलीवर करना है। अंकल चेन ने मुझे फिर से घूरा, पर अपनी जगह से उठते हुए बोले, मैं अभी स्टोर रूम में चेक करता हूँ कि कितना स्टॉक पड़ा है। जितना है उतना दे देता हूँ, देखता हूँ कितना स्टॉक है। बोलते हुए अंकल चेन पीछे स्टोर रूम में गए। कुछ ही देर में वो 3 बड़े कार्टन बॉक्सेस बाहर ले आए और मेरे सामने रख दिए। अभी सिर्फ इतना ही स्टॉक है, तू ये ले जा, बाकी का माल 3 दिन बाद मैं सीधा तेरी दुकान पर डिलीवर करवा दूंगा। ऑसम, थैंक यू अंकल चेन। मैं अपनी जगह से खेरा हुआ। टोटल बिल कितना हुआ? मैं पेमेंट की क्या जल्दी है? अंकल चेन ने हाथ हिलाकर मना किया। जब मैं 3 दिन बाद बाकी का माल लाऊंगा तब एक साथ पेमेंट कर देना। 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, तो मैं अभी चलता हूँ। मैं वो 3 भारी बॉक्सेस उठाने ही वाला था कि अंकल चेन ने मुझे रोक लिया। अरे तू पागल है क्या? इतना भारी सामान उठाकर कैसे जाएगा? रुक, मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर छोड़ कर आता हूँ। हे। थैंक यू अंकल चेन। मैंने भी ज्यादा नाटक नहीं किया और चुपचाप अंकल चेन को बॉक्सेस स्कूटी पर रखते हुए देखा। फिर मैं भी उनके पीछे स्कूटी पर बैठ गया और हम दुकान पर आ गए। तीनों बॉक्सेस स्टोर रूम में रखने के बाद मैंने अंकल चेन को बाय बोला और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अंकल चिन शराब वाले के पास पहुंच गया। अंकल चिन ने कल ही मुझे 300 जिन शराब बेची थी और आज मुझे फिर से देखकर उनका चेहरा उसी से खिल उठा। अरे शी बेटा, आज फिर आ गया शराब खरीदने? मैंने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ अंकल चिन, मेरे फ्रेंड को आपकी शराब बहुत पसंद आई तो उसने मुझे और मंगवाने भेजा है। इस बार तू जा जिन 1000 किलोग्राम चाहिए। 10,000 लोगों का काम है तो पर पर्सन 100 ग्राम्स भी हिसाब लगाएं तो इतना तो लगेगा ही। अंकल चिन को लगा उन्होंने कुछ गलत सुना है। उन्होंने शौक में दोबारा पूछा, 2000 जिन? हाँ 2000 जिन। मैंने हाँ में सिर हिलाया और ऐड किया। और हाँ, शराब बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रूफ होनी चाहिए। अगर लाइट हुई तो अरे नहीं अंकल चिन, मुझे शराब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुंह से लेकर पेट तक सब जला देती है। इसमें मजा ही क्या है? अंकल चिन ने भी फोर्स नहीं किया। हिसते हुए बोले, प्राइस पिछली बार वाला ही रहेगा, 10 रुपीज पर जिन। मैं इसे प्लास्टिक ड्रम्स में पैक करके तुम्हारी दुकान पर डिलीवर कर दूंगा। डन। थैंक यू अंकल चिन। उन्हें बाय बोलकर मैं वापस अपनी दुकान पर आ गया। मैंने इंस्टेंट नूडल्स का वाह रे आई, मैं मन ही मन हंसा। कल मैंने गोल्ड सिल्वर इंगॉट्स के प्राइसेस सर्च किए थे तो ए एल्गोरिथम ने तुरंत मेरा इंटरेस्ट कैच कर लिया और मुझे यही सब दिखाने लगा। काफी स्मार्ट है। बीच बीच में 1 to 2 कस्टमर्स आए जिन्हें मैंने सिगरेट और पानी बेचा। मैं मजे से एक आंटिक ज्वेलरी का वीडियो देख रहा था कि तभी एक बहुत ही एक्साइटेड सी लड़की की आवाज आई। हे हैंडसम, तुम यहाँ हो? मैंने सिर उठा के देखा तो मेरे सामने एक बहुत ही लंबी, टॉल, खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने गोल्डन फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए थे और वो मुझे बहुत ही मोशी से देख रही थी। मैंने ध्यान से देखा, ये तो कुई शांग थी, पॉन शॉप वाली ओनर जिसने गोल्ड इंगट्स खरीदे थे। मैं थोड़ा हैरान हो गया। क्या तुम यहीं पास में रहती हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। कुई शांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैं यहाँ
नहीं रहती। मेरे उनसे मिलने आई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। तुम्हारे नाना कौन है? मैंने कैजुअली पूछ लिया। ही शूपिंग, ग्रैंडपा ही। जैसे ही उनके पास कोई खानदानी खजाना, फैमिली हेirloom नहीं था, और इतने सारे गोल्ड सिल्वर इंगॉट्स होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर चुई शांग ने ग्रैंडपा हे से मेरे बारे में कुछ भी पूछा, पर मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सिर हिला दिया। चलो, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं। जब मैंने आगे कुछ नहीं कहा तो कुई शांग भी समझदारी दिखाते हुए वहां से जाने लगी। ठीक है, मैं नाना से मिलने जा रही हूं। कुई शांग के जाने के बाद मेरा फोन चलाने का सारा मूड खराब हो गया। मैं बस खाली सजक को घूर रहा था। मेरे माथे पर टेंशन की लकीरें थी। मेरे पास अभी मेरा सिर दर्द से फटने लगा था। तभी अंकल मैंग की डिलीवरी ट्रक मेरी दुकान के सामने रुकी और 2 बार हॉर्न बजाया। मेरा ध्यान टूटा। मैं जल्दी से उठा और उनके पास गया। शी बेटा, दरवाजा खोलो, मैं सीधा स्टोर रूम में डिलीवरी डाल देता हूं, अंकल मैंग ने ट्रक की खिड़की से चिल्लाते हुए कहा। मैंने जल्दी से स्टोर रूम का शटर उठाया। अंकल मैंग ने बहुत ही एक्सपर्टली ट्रक को रिवर्स किया और सीधा स्टोर रूम के दरवाजे पर लगा दिया। हम दोनों ने मिलकर इंस्टेंट नूडल्स और पानी अनलोड करना शुरू किया। पसीना पोंछते हुए अंकल मैंग गांव की गॉसिप्स गपशप सुनाने लगे। शी, मैंने सुना है कि वो चारों होलसेल सप्लायर्स तुम पर कोर्ट केस करने वाले हैं। कल वो तुम्हारे पास आए थे ना? कोई पंगा तो नहीं? अंकल मैंग ने एक अजीब सी हंसी ऑकवर्ड स्माइल। अरे, गांव छोटा सा है, बातें हवा की तरह फैलती हैं। किसी ने मुझे बता दिया था। मैंने सिर हिलाया और बिना कुछ छुपाए कहा, हाँ, उन्होंने ऑर्डर्स मांगे थे, पर मैंने हाँ नहीं की। अंकल मैंग, हमारा इतने सालों का रिलेशन है। अगर मुझे कोई भी सामान चाहिए होगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही होंगे। हाँ, अगर आपके पास स्टॉक नहीं होगा तब मैं शायद उनसे पूछ लूंगा। आखिरकार हमने कोई एक्सक्लूसिव सप्लायर सिर्फ आपसे ही खरीदूंगा कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ही साइन किया है, तो पूछने में क्या बुराई है? हाँ, बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं समझता हूँ। अंकल मैंग जल्दी हाँ में सिर हिलाने लगे, पर उनके चेहरे पर अभी भी थोड़ा एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी थी। मैंने इस टॉपिक को और नहीं खींचा, बस अपना फोन दिखाया और बोला, अंकल मैंग, मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दी है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जरूरत होगी तो कॉल करूंगा। डन, तो मैं चलता हूँ। अंकल मैंग ने फोन चेक किया, पेमेंट कंफर्म की और अपना ट्रक लेकर निकल गए। उनके जाने के कुछ देर बाद अंकल चिन भी अपने आदमियों के साथ शराब के प्लास्टिक ड्रम्स लेकर पहुंच गए। मैंने सबको गाइड किया और स्टोर रूम में सारे ड्रम्स को लाइन से सेट करवा दिया। अब सब कुछ रेडी था। हे लिनलांग के आने का टाइम हो गया था। मैंने सुपरमार्केट फ्लैट बेड ट्रॉलीज पूरी तरह से लोड हो चुकी थी और बची हुई दवाइयां भी उनके पास ही रखी थी। हे लिनलांग ने पहले सामान चेक नहीं किया, बल्कि सोल्जर से गोल्ड इंगॉट्स वाला बॉक्स लेकर सीधा मेरे हाथों में थमा दिया। उसकी आवाज में एक रिलीफ था। पिछली बार जब हमने उन अमीर लोगों के घरों में राइड मारी थी तो लाखों सिल्वर टेल्स और हजारों गोल्ड टेल्स मिले थे। तुम्हारे यहां से कई बार सामान खरीदने के लिए वो काफी हैं, तो आगे से गोल्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ट्रॉले के पास गई, पहले इंस्टेंट नूडल्स को देखा और फिर शराब के उन ड्रम्स को देखकर थोड़ा हिचकिचाई। नूडल्स तो परफेक्ट है, क्वांटिटी भी एकदम सही है, पर ये 2000 जिन शराब, मैंने सोचा था पर पर्सन एक बोल काफी रहेगा। लेकिन अगर सोल्जर्स फुल मूड में आ गए तो शायद ये कम पड़ जाए। क्या हमें थोड़ी और शराब मिल सकती है? मैंने उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस एक ड्रम खोला और थोड़ी सी शराब निकालकर उसे तास्ट करने के लिए दी। हे लिनलैंग ने बोल लिया और बिना कुछ सोचे एक ही घूंट में पी गई। पर अगले ही सेकंड उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। माथे पर सिलवटें आ गईं और होंठ अजीब सा शेप बनाने लगे। ये शराब तो बहुत ही स्ट्रांग है। वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे बस एक तेज जलन महसूस हुई जो उसके गले से लेकर सीधे पेट तक गई और पल भर में उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ, क्या ऐसी स्ट्रांग शराब का एक बोल पर पर्सन काफी नहीं है? काफी है, बहुत है। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी तेज होगी। अगर उन्होंने इसे ज्यादा पी लिया तो पक्का कोई ना कोई पंगा कर देंगे। इतनी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। सामान कंफर्म हो चुका था। 20 बॉक्सेस इंस्टेंट नूडल्स, 3 बॉक्सेस मेडिकल सप्लाई और 50 जिन के 40 ड्रम्स शराब। सोल्जर्स ट्रॉलीज पुश करते हुए सारा सामान बाहर ले जाने लगे। हे लिनलांग ने सोल्जर्स को वापस कैंप जाने का ऑर्डर दिया और खुद वापस सुपरमार्केट के अंदर आ गई। उसे मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वो लोग जोरों से हंसते हुए जा रहे थे और हे लिनलांग वही खैरी बेबसी से अपना सिर हिला रही थी, पर उसके कान शर्म से लाल हो चुके थे। जब सोल्जर्स दूर चले गए तब हे लिनलांग मुड़कर वापस सुपरमार्केट में आई। मैंने काउंटर के बाहर उसके लिए एक प्लास्टिक। हे लिनलांग की नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। उसने बहुत ही हल्की आवाज में कहा, टाइम है, 3 दिन के अंदर पीछे हटने का ऑर्डर नहीं आएगा। वो पल भर के लिए रुकी और फिर थोड़ी उदासी के साथ बोली, योंगजो सिटी को जीतना हमारी आर्मी की मेहनत थी, पर अब आगे की पीस ट्रीटी कोड का मैटर है, उसमें मैं कुछ
कुछ नहीं कर सकती। ही फैमिली की आर्मी ने सबसे मुश्किल बैटल जीत ली है। अब मुझे और मेरे पिता को बस कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट करना है। या तो हमें कैपिटल वापस बुलाया जाएगा, या यही रुकने का ऑर्डर मिलेगा, या फिर ताइजो वापस भेज दिया जाएगा। हे लिनलांग की आंखों में एक गहरी टेंशन आ गई। एम्परर को हम पर शक रहता है। वो कभी भी मुझे और मेरे पिता को एक साथ कंप में रहने की परमिशन नहीं देंगे। चांसेस यही है कि वो हम में से किसी एक को ट्रांसफर कर देंगे। ये सुनकर मुझे भी अंदर, बल्कि फ्यूचर के लिए स्टॉक की जा रही है। अगर ही फैमिली की आर्मी को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया तो शायद मैं कभी तुम्हारी इस शॉप पर वापस ना आ पाऊं। इसलिए डॉक्टर शेन ने आइडिया दिया कि जब तक हम यहां हैं हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सप्लाई स्टॉक कर लेनी चाहिए ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। उसकी ये बात सुनकर मैं एक सेकंड के लिए सुन रह गया और फिर मेरी जोरदार हंसी छूट गई। तुम पागल हो क्या? इस डिमेंशन में सिर्फ तुम ही एंटर कर सकती हो। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, तुम हमेशा यहां आ सकती हो। हे लिनलांग ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक बड़ा सा शौक था। क्या ये सच है? मैंने मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सच है। तुम्हें बस अपने दिमाग में क्रॉस डायमेंशनल सुपरमार्केट सोचना है, फिर अपने नॉर्थ की तरफ 50 कदम चलना है और ईस्ट की तरफ 20 कदम और तुम्हें मेरे सुपरमार्केट का दरवाजा दिख जाएगा। यही तो इस सुपरमार्केट का रूल है। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अच्छा हुआ मैंने इसे बता दिया। हे लिनलांग मेरी सबसे बड़ी वीआईपी क्लाइंट है। अगर ये चली जाती और वापस ना आती तो मेरा करोड़ों का लॉस हो जाता। ये तो मेरी अमीरी का सबसे बड़ा जैकपॉट है। इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। हे लिनलांग बिल्कुल सुन्न होकर मुझे घूर रही थी। उसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुई और उसकी आवाज में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं अभी बाहर जाकर ट्राई करती हूँ। उसे ऐसे पागलों की तरह बाहर भागते हुए देख और दिमाग में चल रहे इन अजीब से यालों को झटक दिया। मैं वापस स्टोर रूम अरेंज करने में लग गया। हे लिनलांग के ऑर्डर्स दिन ब दिन बढ़े होते जा रहे थे और स्टोर रूम में स्टॉक भी बढ़ता जा रहा था। शुक्र है मेरे पास सिस्टम का ऑटो सॉर्टिंग फंक्शन था, वरना मैं अकेला तो पक्का पागल हो जाता। 3 दिन बाद अंकल चेन हेयो ने सच में बाकी की सारी दवाइयां डिलीवर कर दी। मैंने ऑन द स्पॉट सारा पेमेंट क्लियर कर दिया। उसके 2 दिन बाद हे लिनलांग अपने सोल्जर्स के साथ दवाइयां पिकअप करने आई। स्टोर रूम को दवाइयों से खचाखच भरा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। तुमने सच में सब कुछ रेडी कर दिया।